जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मानव में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्र को पढ़ाने से पहले आज मैंने सोचा कि क्यों ना पहले थोड़ा सा टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद जो भी आपको टेस्ट करवाया था उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्रत्येक पर्सन को, ताकि आप भी बेहतर तरीके से थ्योरी के माध्यम से या 3D क्लास के रूप में, क्योंकि ये सिर्फ कोई डायग्राम नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हो, उसको अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को हम रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ें हमारे सामने हो, हमें पता हो कि ब्रेन में कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन में कौन किस प्रकार से तंत्रिका है पूरे शरीर में हमारे, देखो अगर पूरे ब्रेन की पूरे शरीर की बात करें, किस प्रकार से हमारे शरीर में एक तार सा है पूरा, जिस प्रकार से हमारे घर में वायरिंग करवाते हैं जिससे पूरे इलेक्ट्रिक हमारे सामान जुड़े हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने शरीर में जो ये तंत्रिका तंत्र है किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी इसकी चीजें अंदर हैं, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इनमें से कौन कौन से पर्सन बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको जितने भी पर्सन बन सकते थे उनको सभी को अच्छे से टेस्ट के माध्यम से करवाया, और अभी मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और पूरे टॉपिक को जितना हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय इसलिए लग गया साथियों, रीजन आप सभी के सामने है। वीडियो को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको दे सकूं इसलिए थोड़ा समय लगा। वीडियो की क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी आप देखकर थोड़ा सा आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि अपना स्टूडियो है, काफी हद तक उसको काफी इंप्रूव करने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा इस वीडियो को बनाने में समय लग गया। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए साथियों इस टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। साथियों, हमारा जो ये पार्ट है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र में मेन जो अपना पार्ट है जिसे हम नर्व अपन जो सेंट्रल, देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले। देखिए मनुष्य के अंदर, देखिए इस टॉपिक को आजकल एग्जाम में तंत्रिका तंत्र ना देखकर यहां पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ होता है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी जो अपना कंट्रोल का काम है और कोऑर्डिनेशन का काम है, ये काम किसका है रियल में साथियों? मुख्य रूप से तो ये काम हमारे तंत्रिका तंत्र का ही है। हाँ, इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ हिस्से में जहां तंत्रिका नहीं पहुंच पाती वहां पे ये काम हमारे शरीर में हार्मोन्स के थ्रू भी किया जाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र और साथ ही साथ हमारा तंत्रिका तंत्र, ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में नियंत्रण का काम करते हैं और साथ में समन्वय बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे हमारे शरीर में जितने भी नियंत्रण के काम के लिए एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए हमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही तेज रफ्तार से, क्या आप हमारा कभी मन ये करता है कि नहीं उस गाड़ी के सामने मैं भी जाऊं उस गाड़ी को टक्कर मारूं? ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि हमें पता चलता है, खतरा महसूस होता है, या सामने से जैसे सपोज कीजिए हमें कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को हमें ओवरटेक करना है, तो हमारा दिमाग कितने कम सेकंड के अंदर भी, यानी बहुत ही कम समय के दौरान एक अपने आप ही एक कैलकुलेशन कर लेता है कि हाँ ये गाड़ी जा रही है, इस स्पीड से मैं निकालूंगा, सामने आने वाली गाड़ी से पहले पहले मैं उसको ओवरटेक कर लूंगा। ये सारी कैलकुलेशन हमारा दिमाग किस प्रकार से तालमेल बिठाता है परिस्थितियों को देखकर। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही है, हमारा ब्लड प्रेशर हो, हमारी श्वसन दर हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर हो, इतनी सारी चीजें, जितना कॉम्प्लेक्स अंदर का सिस्टम है, आप देख पा रहे होंगे इस चीज को। हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल इजी सा लगता है कि नहीं इतना कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन जब बात करते हैं इस टॉपिक को, कितना ज्यादा जटिलता इस टॉपिक के अंदर आप अगर देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलता है कि इतना आसान भी नहीं है जितना हमें बुकों के अंदर सिर्फ 2-4 लाइनों के अंदर बता दिया गया है। हाँ, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6 से 12 तक है, मोस्टली 10 तक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 12 तक इसको अच्छे से समझे। सबसे पहले साथियों बात करते हैं पूरा सिस्टम में हमारे, देखिए तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं साथियों, हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसे हमारा तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य पार्ट, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक तो हमारा आता है ब्रेन वाला पार्ट, और साथ में दूसरा जो अपना है जिसे हम कहते हैं, देखिए साथियों थोड़ा सा इसको और मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं थोड़ा सा। हमारे मस्तिष्क के अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे वर्टिब्रल कॉलम या फिर हमारी कशेरुकदंड कहते हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं होती है, ये बहुत छोटी छोटी कशेरुकाएं हैं। इन कशेरुकाओं के मध्य से अगर आप देखेंगे साथियों, ये जो कशेरुका वाला पार्ट है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसको हटाकर दिखा देता हूं। ये हमारी वर्टिब्रेट है, तो इसको अगर हाइड करते हैं तो इसके अंदर से आपको देखो, ये एक अंदर की ओर से एक और थोड़ा सा हटा के मैं आपको दिखाता हूं, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं अपना मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट, और ब्रेन में इस पर कशेरुकदंड के मध्य से गुजरने वाली एक नलिका है जिसे हम कहते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो ब्रेन है, इन दोनों से मिलकर हमारा बना है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है साथियों, ये हमारे दो चीजों से मिलकर बना है। इसके अलावा हमारे शरीर में ये आप जितने भी तार से देख रहे हैं, ये तंत्रिकाएं जो जा रही है, ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। कौन कौन सी, चलिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के पूरे टॉपिक को समझाता हूं। हमारा शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है,
जो मेन तंत्रिका तंत्र है, इसको थोड़ा सा मार्कर को छोटा कर लेते हैं हम ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है इसको हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है। एक का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम है और इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस और सिस्टम। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अभी मैंने कहा आपका अपना जो ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें आती है दो चीजें, हमारा ब्रेन और इसमें मुख्य रूप से आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब परिधीय तंत्रिका, कई बुकों में आप देखोगे इसको तीन भागों में बांट रखा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भी एक तीसरा पार्ट बना रखा है, लेकिन एनसीईआरटी की अगर बड़ी क्लासों में देखें तो उसी परिधीय के अंदर इसको काउंट कर रखा है, जिसमें दो प्रकार बना रखे हैं। एक का नाम लिख रखा है कायिक तंत्रिका तंत्र, काया यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हम कहते हैं इसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के ही भाग होते हैं। अब ये क्या चीजें होती है मैं आपको बेसिक ऊपर से बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने अभी बात की हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन के जस्ट पीछे हमारी कशेरुकदंड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी के बीच से हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। तो ये दोनों मिलकर हमारा मेन सेंट्रल यानी हमारा मेन के अंदर जो हमारी मेन जो नियंत्रण का काम है, मेन कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम है, वो ये वाला पार्ट करता है। हाँ, ये वाला पार्ट उसकी हेल्प करता है विभिन्न परिस्थितियों में। जैसे हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक का मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं हाथ पैर हिला पा रहा हूं, अपनी गर्दन को हिला पा रहा हूं, मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं, ये हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों की जो गतियां होती है उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। दूसरी ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं अनिच्छिक क्रियाएं। अनिच्छिक का मतलब यह नहीं होता कि हमारी इच्छा नहीं करती वो काम होता है। अनिच्छिक का मतलब होता है वे कार्य जो जिस पे हमारी इच्छाओं का जोर नहीं चलता, वो अपने आप स्वतः ही अपने आप ही होती है, हमारा शरीर अपने आप उसको कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में अधिकतर क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हमारे बहुत ही कम है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग हमें लगता है हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर रियलिटी देखें, अब हमारे शरीर में देखो, मैंने टॉपिक पढ़ाया पाचन। सपोज करो कि हमारे शरीर में हम खाना खा रहे हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि कब कौन सा एंजाइम डालना है, कब कौन से कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, प्रोटीन। सपोज कीजिए जैसे हमारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बटन, स्विच ऑन हम ऑफ ये करते हैं। सोचिए हमारे शरीर पर बहुत सारे ऐसे स्विच हो, बीपी को दबाने के लिए हमारे शरीर पर कंधे पर एक बटन हो कि ये दबाते ही बीपी हाई हो जाएगी, ये दबाते ही लो हो जाएगी, ये दबाते ही श्वास अंदर तेज हो जाएगी, ये दबाते ही श्वास अंदर स्लो हो जाएगी। कोई दोस्त आएगा कंधे पर, अगर गलती से हाथ रख दिया तो बीपी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हमारे शरीर में अगर पूरे शरीर को भी अगर बटनों से या स्विचों से भर देना तो भी हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में आएगा ही नहीं। हमारे शरीर में इतनी सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पर हम आगे थोड़ी बहुत बात भी करेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है ये मुख्य रूप से हम आगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बात करेंगे, किस प्रकार से अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र विभिन्न आपातकाल स्थितियों में जब हमारे मौत की खतरा या हमें डर लगता है तब किस प्रकार से यह तंत्र काम करता है, और किस प्रकार से हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं काम करती है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का संबंध मुख्य रूप से कायिक तंत्रिका तंत्र से है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम है अनैच्छिक क्रियाओं से या विशेष प्रकार की परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देना, जिस पर हम आगे जिक्र करेंगे। दूसरी बात साथियों, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से हमारे शरीर में जितनी भी तार आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसमें से जो तार से हैं यानी तंत्रिकाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क से सीधे निकल रही है। मस्तिष्क से उन्हें हम जो मस्तिष्क से सीधी निकलती है उन्हें हम कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं या क्रेनियल तंत्रिकाएं। क्रेनियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है साथियों, ये वाला जो ब्रेन वाला पार्ट है हमारा, ये ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन के ऊपर हड्डियों का एक खोल है और 8 देखो 4 हड्डियां इस साइड और 4 हड्डियां इस साइड, ये एक प्रकार से एक इस प्रकार से 8 हड्डियों का एक खोल है हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए। और देखिए ब्रेन, इसको कहते हैं ब्रेन, ब्रेन के ऊपर है क्रेन। ब्रेन के ऊपर क्या है? चीजों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग करते हैं, तो क्रेन से याद रखना, सी से क्रेनियल या इस हड्डियों के खोल को कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है और 8 हड्डियों का एक खोल होता है। टोटल हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, 14 फेस पर होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो 20 ये हो गई, मतलब 3 3 6 14 यानी टोटल 20। एक हड्डी जीभ के पीछे बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, होइड हड्डी, यानी 21 और 8 ये यानी 29। ये इसे हम कहते हैं, पूरे पार्ट को कहते हैं स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी के ये वाला पार्ट है, केवल इस वाले पार्ट को हम अपना कहते हैं क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर से जो यानी हम कह सकते हैं क्रेनियम किसको सुरक्षित रखता है? अपने ब्रेन को। ब्रेन से सीधी तंत्रिकाएं जो निकलती है
4, यानी हम कह सकते हैं टोटल कितनी होती है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, हम ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। 8 तंत्रिकाएं तो इस साइड से निकल रही है, या 8 तंत्रिकाएं इस साइड से निकल रही है। टोटल हम कह सकते हैं मनुष्य में कितनी होती है, सॉरी माफी चाहूंगा, 8 तो इसके अंदर हड्डियां होती है, लेकिन मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या देखिए, कपालीय तंत्रिकाएं इस साइड से, यानी मनुष्य का दिमाग कितने घंटे काम कर रहा है, मनुष्य का दिमाग थकता नहीं है, 24 घंटे मतलब काम कर रहा है एक तरीके से। तो हम कह सकते हैं 24 तंत्रिकाएं, या 24 ना बोलकर ज्यादा बेटर रहेगा, 12 बोलेंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 12 जोड़ी। ये मैंने सिर्फ तरीका बताया है याद करने का कि मनुष्य का दिमाग 24 घंटे काम करता है, तो हम कह सकते हैं मनुष्य में 24 तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, यानी टोटल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कौन सी तंत्रिकाएं होती है, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपालीय तंत्रिकाएं। दूसरी बात, हमारा जो पीछे का पार्ट है, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में, जो हम जिसने हमें अभी हमने कहा था, जिसे हमने कहा था मेरु रज्जु, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड। तो साथियों स्पाइनल कोड क्या है, एक लंबी संरचना है, यानी ये 24 घंटे यानी एक दिन काम करता है, और बहुत सारे दिनों का एक समूह होता है, जैसे महीना कहता है। महीना मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 31 दिनों का हो सकता है महीना। तो मनुष्य में 31 जोड़ी तो पाई जाती है मेरु तंत्रिकाएं, और मनुष्य में 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक बातें ऊपर से ओवरव्यू मैंने आपको बताया है इस टॉपिक का। आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा हम आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं इस टॉपिक को। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। साथियों थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं अच्छे से आपको थोड़ी सी बेसिक बातें और बताऊं इस टॉपिक से। तो व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा चलते हैं और इस चीज को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बात कर रहे थे हम अभी मनुष्य के किसकी, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे। तो साथियों सबसे पहले देखें, अगर बात करें मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, ये मार्कर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा पार्ट था, एक तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक था पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं परिधीय, और दूसरा एक है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब साथियों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा एक तो आता है मस्तिष्क, और दूसरी आती है हमारी मेरु रज्जु। हमारा क्या आता है, मेरु रज्जु, यानी स्पाइनल कोड वाला पार्ट और ब्रेन वाला पार्ट, ये केंद्रीय में आता है। और परिधीय में कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा मैंने बताया आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक ही डायग्राम, एक छोटी सी सारणी बना रहा हूं, 3D डायग्राम से समझाया, अब सारणी से समझेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। अगर ये तीनों प्रोसेस हम अच्छे से समझ लेते हैं साथियों, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो आता है उसमें ये टॉपिक सीधा सीधा दे रखा है। बायोलॉजी के कुछ गिने चुने ही टॉपिक है जो यानी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट पेपर में दे रखे हैं। इसके अलावा थर्ड ग्रेड में भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल से मैं बताऊंगा कि रीट जैसे एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न आए थे, वो सभी इंक्लूड किए थे मैंने। तो साथियों सभी पर डिटेल से बात करेंगे। कायिक तंत्रिका तंत्र में आपको बेसिक, इनमें ज्यादा आगे डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के बारे में डिटेल से बता रहा हूं। आप मस्तिष्क का अगर मैं बात करूं साथियों, थोड़ा सा इसको ही हम डिटेल से कर लेते हैं। बाकी चीजें तो हमने देख ली है। फिलहाल मैं आपको केवल मस्तिष्क वाला पार्ट डिटेल से बता रहा हूं। देखिए मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। हमारे मनुष्य के मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक है सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन कहते हैं जिसे। एक है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क की स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांट दिया। अब देखिए ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। लगभग 90% पार्ट तो केवल अकेला ये कवर करता है, बचे हुए पार्ट में दोनों चीजें। सबसे बड़ा पार्ट अगर है, और अगर में भी सबसे बड़े भाग की अगर बात करें, यहां पर सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। एक होता है अपना डाइसिफिलोन। डाई का मतलब होता है 2, और सिफिलोन में आगे बताऊंगा। इसमें 2 चीजें होती है, कौन कौन सी, एक तो अपना होता है थैलेमस, और एक वाला पार्ट होता है इसमें कहते हैं इसे हाइपोथैलेमस। एक चीज और भी होती है इसमें, वैसे याद रखने के लिए रख सकते हो, छोटी क्लासों में तो नहीं देते। एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, यानी इसे घ्राण पिंड कहते हैं, यानी
ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स, ये क्या काम आते हैं? देखिए फैक्ट्री, मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए। फैक्ट्री से कोई गंध आ रही है किसी चीज की, तो गंध यानी जो चीजों की स्मेल होती है, स्मेल के लिए हमारे ब्रेन का अगर मस्तिष्क का एक पार्ट होता है ओल्फैक्टरी लोब्स, ये चीजों की गंध के प्रति संवेदनशील होता है। हमें संवेदनाएं, सेंसेशन, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी को कहते हैं संवेदना, साइकोलॉजी में आया हुआ प्रश्न है। तो संवेदना जो होती है, हमारे घ्राण पिंड जो होते हैं, यानी जो सूंघने के पिंड, हमारी जो सेंसेशन होता है वो ओल्फैक्टरी लोब से ही हमारे शरीर में सूंघने की जो क्षमता होती है, यानी एक सेंस होता है, वो ओल्फैक्टरी लोब्स के कारण होता है, जो अगर मस्तिष्क में ही पाया जाता है। डायसिफिलोन क्या चीज है? डायसिफिलोन मस्तिष्क का वो भाग है जिसमें ये दो चीजें पढ़ते हैं हम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसीलिए डाई दिए रखा है। डाई, डाई का मतलब, या डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब एक, डाई दो, ट्राई तीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरेब्रम। नाम से ट्रिक से थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के भी कुछ ऐसे ही नाम आएंगे, आगे मैं बताता हूं। पश्च मस्तिष्क के देखिए तीन भाग, एक तो होता है सेरेबेलम, एक से ऐसे नाम सुनने में लग रहे हैं आपको, थोड़ा सा मंत्र बताऊंगा ट्रिक के साथ आपको। एक है पोन्स और तीसरा है अपना मेड्यूला ओब्लोंगेटा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये साथियों थोड़ा सा पैनल पर ज्यादा मेरा वर्क नहीं किया हुआ, मैं अब तक व्हाइट बोर्ड वगैरह पर ही पढ़ाता आया हूं काफी लंबे समय से। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण इस काबिल बन पाए हैं हम कि इतने कम समय में इतनी अच्छी ग्रोथ है, इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप किया हमने ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। लिखने में मैं मानता हूं अभी थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना बेहतर तरीके से, जितना अच्छा इंप्रूव करके आप तक प्रोवाइड करवा सकूं कंटेंट अच्छे से अच्छा। कोशिश जारी है, थोड़ा सा एक बार कॉम्प्रोमाइज आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, राइटिंग का मुझे पता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको बोल बोल कर हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो तंत्रिका तंत्र वाला जो पार्ट था साथियों, तंत्रिका तंत्र अपना, तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा, केंद्रीय और परिधीय। फिर हमने बात की मस्तिष्क, ठीक है, हमने बात की थी आगे कौन कौन से पार्ट की, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परिधीय में। मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं अपना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए साथियों, हमारे दिमाग में एक विशेष प्रकार की, हम कह सकते हैं, चीजों को याद करने की जो क्षमता होती है, हम डायग्राम को सबसे ज्यादा याद रख सकते हैं। जिन चीजों को हम 3D, हमने देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा है, आपने कभी एडगर डेल का नाम सुना हो सर्वदर्शी सामग्री के अंदर, उन्होंने एक अनुभव शंकु दिया था जिसमें बताया था कि जिस चीजों को हम डायरेक्टली देखकर अनुभव करते हैं, यानी जो हमारे सामने होती है जो चीजें, उनको हम सबसे ज्यादा याद रख सकते हैं। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स है, वीडियो चलती है, मूवीज हमें लंबे समय तक याद रहती है क्योंकि उसमें वॉइस भी आ रही है, वो चीजें हमें दिखाई भी दे रही है, साथ में हम खुद भी इन्वॉल्व होते हैं उस मूवी के अंदर, हम देखते हैं तो हमें फीलिंग्स आती है अंदर की हाँ ये चीजें, ऐसी घटना ऐसी हो रही है। दूसरा, जो चीजें सिर्फ सुनाई देती है वो सबसे कम हमें याद रहती हैं, जो दिखाई दे रही है वो भी कम समय तक याद रहती है, लेकिन जब चीजों को हम देखते हैं उसको महसूस, यानी हर चीजों को देखिए फोल्डर वाइज, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं कि हाँ हमने एक फोल्डर खोला तंत्रिका तंत्र का, उसमें अंदर दो फोल्डर और मिले हमें, एक केंद्रीय का और एक परिधीय का। फोल्डर वाइज फोल्डर हम दिमाग में ये चीजें अगर हमारी क्लियर हो जाए, हम बिना देखे अगर इसकी सारणी जब बना पाएंगे तो हमारा ये टॉपिक, हमें इसके अलावा और कुछ पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक में सारी चीजें मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। सेरेब्रम, शेर यानी शेर जो होता है जंगल का राजा, उसको ब्रह्म है यानी भ्रम है, भ्रम हम कहते हैं ना इस चीज को, ब्रह्म है हमें। कई व्यक्ति होते हैं उसको ज्ञान का बड़ा भ्रम होता है, उसके लगता है कि मुझसे ज्यादा नॉलेज किसी बंदे को नहीं है। तो सेरेब्रम यानी शेर है, कोई अपने आप को शेर समझ रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज ये ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने की, तो इसका हम कह सकते हैं ज्ञान का केंद्र। यानी जिस चीज का हम कह सकते हैं ज्ञान का केंद्र हमारे शरीर में, हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन में भी जो रियल में हम ब्रेन का काम समझते हैं, सोचना विचारना, वो ब्रेन के एक छोटे से पार्ट का है, छोटा सा भी नहीं कह सकते क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। प्रश्न आता है एग्जाम में, मनुष्य ये मस्तिष्क में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो होता है अपना सेरेब्रम। दूसरा प्रश्न, सेरेब्रम का कार्य क्या होता है? सोचना, विचारना, बुद्धि, ज्ञान, इसके अलावा बोलने में, ठीक है ना, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम है याददाश्त हमारी, चीजों को पीछे विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना। हमारा जो मेन, हम जिस पार्ट को हम अपनी बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंसी, देखिए बुद्धि एक जन्मजात गुण होता है, नॉलेज अलग चीज होती है, बुद्धि अलग है। नॉलेज हम दुनिया में आकर अर्जित करते हैं, जैसे साइंस का, ये चीजें मुझे भी नहीं आती थी पहले, मैंने इसको पढ़ा काफी लंबे समय से, 7-8 सालों से खुद पढ़ा रहा हूं, खुद भी इसकी पढ़ाई कर रहा हूं, तो ये नॉलेज है। हाँ, इंटेलिजेंसी क्या है, हमारा आईक्यू क्या होता है, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है सामान्य,
अगर किसी की 90 से लेकर 110 IQ है तो वो एक सामान्य बालक है, किसी की 140 से ज्यादा है तो वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो बुद्धि और नॉलेज अलग चीज है। तो हमारा जो मेन इंटेलिजेंसी का जो पावर है वो मेन आता है सेरेब्रम के कारण। इसी से संबंधित एक बार प्रश्न आया था अपना लैब असिस्टेंट में कि यदि किसी के सेरेब्रम अधिक विकसित हो तो क्या उसमें बुद्धि अधिक होगी, या अगर किसी का सेरेब्रम वाला पार्ट है, देखिए सेरेब्रम वाला पार्ट है कौन सा, हमने थोड़ा सा अगर मैं देखता हूं वो डायग्राम अभी भी है क्या, अपन देखो अपन अभी जो बात कर रहे थे, चलिए इसमें तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा वो चीज भी। अपने जो ब्रेन वाला पार्ट हमने देखा था, ब्रेन वाले पार्ट में हमने देखा कि ऊपर का जो पार्ट हम देख रहे थे जिसके ऊपर इस प्रकार से कुछ लाइनें, ऐसे लाइनें से हमें दिखाई दे रही थी ऐसे, ये वाला जो पार्ट होता है ये स्लग्स होते हैं और ये गायरीज होती है, गायरी और स्लग्स। ये स्लग्स और गायरी क्या होती है, गायरी जो उभार होते हैं और ये गर्त होते हैं। उभार और गर्त जो पार्ट है ये मस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी जिसका आयतन या क्षेत्रफल ज्यादा होता है जिस मस्तिष्क का शरीर की तुलना में, वो उतना ही ज्यादा अधिक बुद्धिमान जीव होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान जीव है वो मनुष्य को क्यों माना जाता है, उसके पीछे का रीजन है, ये लेब असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है। मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिशील या बुद्धिजीवी क्यों है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के भार की तुलना में मस्तिष्क का जो एक आयतन है वो अन्य जीवों की तुलना में काफी अधिक है, या मनुष्य के जो शरीर का सेरेब्रम वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा अधिक स्लग्स और ग्रस में या उभार और गर्त में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे मस्तिष्क का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा बड़ा मस्तिष्क का क्षेत्रफल होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा अधिक बुद्धिशील बताया जाता है। ये वाला पार्ट भी किससे संबंधित है, अपने सेरेब्रम से संबंधित है। तो ये बातें हो गई अपनी किस वाले पार्ट से, अपना सेरेब्रम। सेरेब्रम इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, प्र से याद रख लेना, वैसे तो प्रमस्तिष्क यानी पूरा मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या पूरा मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। दूसरा पार्ट है अपना थैलेमस। थैलेमस वाला काम क्या होता है साथियों, थैलेमस का हम ये याद रख सकते हैं कि जो हमारे शरीर में दो टाइप की तंत्रिकाएं मुख्य रूप से, एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं जो सूचनाएं लेकर आती है। जैसे सपोज कीजिए हमने किसी गर्म चीज को छुआ, छूने पर वो सेंसेशन, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमारे हाथ से होती हुई हमारी मेरुरज्जु से होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। इस सूचनाओं को लाने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है संवेदी तंत्रिकाएं, जो सूचनाएं लाती है और सूचनाएं वापस लेकर जाती है, उन्हें हम कहते हैं प्रेरक या मोटर नर्वस। ठीक है, एक तो सेंसरी नर्वस होती है, एक मोटर नर्वस होती है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती है। हाँ, कुछ तंत्रिकाएं दोनों का काम करती है जिन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं अगर हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं के नियंत्रण का काम कौन सा पार्ट करता है, हमारा थैलेमस वाला पार्ट करता है। इसके अलावा ठंडे का, गर्म का, दर्द का अनुभव भी हमें थैलेमस के कारण ही होता है। ठंडे का, गर्म का, दर्द का अनुभव कराता है थैलेमस। सोचने विचारने बुद्धि का काम हमारा सेरेब्रम का कारण होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं साथियों हाइपोथैलेमस। आज तक का मस्तिष्क से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो अपना प्रश्न है कि बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। ये एग्जाम में आज तक का सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है इस टॉपिक का। तो ताप का यानी हमारे शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, हम ग्रंथि में भी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि इसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसका मुख्य काम है ये शरीर में भूख, प्यास, निंद्रा, काम, क्रोध या जितने भी हमारी अलग जितने भी भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या है, प्रेम है, घृणा है, जो काम हमारे हृदय का समझते हैं कि हाँ दिल धड़कता है, दिल में फीलिंग्स होती है या दिल से सोचना चाहिए आदमी को, ये काम दिल से सोचकर करना चाहिए, दिल से मेरा दिल ये बोल रहा है। रियल में जो हम बात दिल की कहते हैं, हमारे हार्ट की जो समझते हैं, वो बात हमारे हाइपोथैलेमस की होती है। दिल कुछ भी नहीं करता, दिल में सिर्फ दो ही आवाज आती है, लब और डब, वो भी कपाटों के बंद और खुलने के कारण आती है, हमारी फीलिंग्स के कारण नहीं आती। रियल में फीलिंग्स या भावनाओं का काम जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है, ना कि हमारे हृदय का। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हमारे शरीर में भूख, प्यास, निंद्रा, काम, क्रोध या भावनाएं जितने भी है हमारे शरीर की। इसके अलावा हमारे शरीर में जो रक्त दाब वगैरह का नियंत्रण में भी, शरीर के विभिन्न तरलों के नियमन बनाने में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ताप वाला याद रखना। याद कैसे रखेंगे, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपो का मतलब होता है कम या नीचे, वैसे तो ये थैलेमस के नीचे का पार्ट होता है, ऊपर ये थैलेमस पाया जाता है, इसके नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपो जैसे हम कई व्यक्ति को कहते हैं इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, इतना गर्म क्यों हो रहे हो, तो उससे याद रख सकते हैं हाइपोथैलेमस। यानी ये हाइपर या हाइपो वाला पार्ट है जो बहुत ज्यादा अधिक
गुस्सा आना, गुस्सा भी एक इमोशन है, या गर्म होना, या टेम्परेचर से याद रख सकते हो, तो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। दूसरी बात करते हैं साथियों, ये वाला पार्ट हो गया, ये भी हो गया। ओल्फैक्टरी लोब्स मैंने बता दिया, फैक्ट्री से गंध आ रही किसी चीज की, तो हमारे शरीर में ये क्या काम करता है ओल्फैक्टरी लोब्स, ये हमारे शरीर में सूंघने से संबंधित यानी चीजों को स्मेल करने से संबंधित हमारे ये कुछ विशेष पार्ट होते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या है साथियों, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। मध्य मस्तिष्क क्या चीज है, ये काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इन चीजों को। देखिए साथियों, बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में आपको एक नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूं याद कैसे रख सकते हो आप उसको। देखिए मैं उसको टुकड़ों में आपको नाम बताऊंगा और आप याद कर लोगे उसका। देखिए नाम है मध्य मस्तिष्क में आपको दो ही नाम याद रखने हैं वैसे तो। एक इंपॉर्टेंट नाम ये है कि मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं, ऐसे 4 ऐसे पिंड से हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से हैं। ऊपर के 2 पिंड देखने से संबंधित है, हमारी आंखों से संबंधित, यानी देखने से, देखने की क्रिया जो है। नीचे के 2 पिंड है वो सुनने से संबंधित, हमारे कान वाला जो पार्ट है इसे। यानी एक व्यक्ति जो है, हम याद करने के लिए ट्रिक से याद रख सकते हैं, ऊपर के 2 पिंड देखने से संबंधित है और नीचे के 2 पिंड है वो सुनने से संबंधित है। टोटल 4 पिंड पाए जाते हैं, कौन से पार्ट में, हमारे मध्य मस्तिष्क में। हमारे मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने पिंड, 4 पिंड। और वैसे अगर आपको पता हो तो पिंड पंजाब में गांव को कहते हैं, पंजाब में पिंड किसे कहते हैं, गांव को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं। जैसे आपने एक गाना आया था, आपने अगर सुना हो तो, कि बापू जिम्मेदार की थूले के देवकार। आज कोई लड़का है वो मतलब थोड़ा सा पंजाबी सॉन्ग वगैरह सुनकर उसको भी थोड़ा मन कर रहा है कि मैं भी गाड़ी वगैरह लेकर आऊं, तो वो अपने बापू के पास जाता है, बापू को कहता है कि हमारे पिंड में, हमारे गांव में, हमारे चारों गांवों के अंदर काफी सारी जमीन है, काफी सारी क्या है, जमीन है। उस जमीन को निकाल दो, काट दोगे, उस जमीन को निकालो और मुझे तो कार ला के दो। क्या ला के दो, कार। मुझे क्या, एक पूरी कार ला के दो, पूरी कार। जैसे जमीन को निकालो, अपनी जमीन बेच दो, लेकिन मेरे को तो कार दिलाओ। इन टुकड़ों से आप अगर एक नाम बताऊंगा मैं आपको, जो मध्य मस्तिष्क में जो 4 पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन पिंडों को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन। इन पिंडों को क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन। याद कैसे रखोगे, कार लूंगा पूरा, कार पूरा, क्वाड्रोजेमिन का जमीन काटो, कार पूरी लूंगा, कार लूंगा पूरी, काटो जमीन, तो कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि बताओ 4 पिंड को क्या कहते हैं, कारपोरा काटो जमीन, कारपोरा कोने काटा जमीन, कारपोरा क्यों काटा जमीन, तो ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन आपको ये देगा कि मध्य मस्तिष्क में पाए जाने वाले 4 पिंडों को क्या कहते हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन देखते ही आप तुरंत पहचान लोगे, कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन किससे संबंधित है, 4 पिंडों से संबंधित है। पिंड का मतलब गांव याद आएगा, और गांव में क्या थी, हमारी जमीन है, जमीन निकालो और कार दिलाओ। तो ये थोड़ा सा ट्रिक से याद रखोगे, थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये अपना मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट है। इसके अलावा साथियों बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। अपना नेक्स्ट पार्ट है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में साथियों इसमें भी 3 पार्ट अपने, जैसे अगर मस्तिष्क में हमने 3 चीजें पढ़ी, पश्च मस्तिष्क में एक हमारा पार्ट है सबसे पहला सेरे, उसमें था सेरेब्रम, इसमें है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम या सेरेबेलम। एक है पोन्स, पेंस वेरोलाई या पोन्स, जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। एक है मध्यांश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। तो ये 3 चीजें हमारे काम आने वाली चीजें हैं। सबसे पहले सेरेबेलम, जैसे सेरेब्रम था, ब्रह्म किस चीज का था, ज्ञान का ब्रह्म था वो पहले वाला, यानी ज्ञान बुद्धि इंटेलिजेंसी वाला पार्ट था वो बता। अब बात करते हैं सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। इसका तो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है, तो ये चीजें अलग है। हम बात करते हैं सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा का। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं कहूं सेरेबेलम क्या चीज है, तो सेरेबेलम का मुख्य रूप से काम होता है हमारे शरीर में जो संतुलन का काम है, हम बैलेंस, हम ठीक से चल पा रहे हैं, ठीक से बोल पा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस सेरेबेलम का है। शराबी व्यक्ति को आपने देखा होगा लड़खड़ा के चलता है, क्योंकि शराबी व्यक्ति का प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, प्रश्न है कि शराबी व्यक्ति का कौन सा हिस्सा नियंत्रित नहीं रहता जिसके कारण वो लड़खड़ा के चलता है, तो बस कौन सा हिस्सा, सेरेबेलम उसका नियंत्रित नहीं होता। हमारे चलने फिरने की प्रक्रिया हमारी इच्छा के अनुसार होती है। हम पैर जो रखते हैं, हम हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मांसपेशियों की गतियां हमारी इच्छा पर निर्भर करती है।
तो इच्छा से हम उसको काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। हमारे शरीर की कौन सी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं जो है उसका नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? हमारा सेरेबेलम करता है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारा सेरेबेलम। तो चलना फिरना, दौड़ना या हाथ पैरों की गतियां, हमारे गर्दन में जो गतियां हैं, तो चलने वाली, या फिर हम कह सकते हैं हमारे शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? संतुलन, बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? हमारा सेरेबेलम करता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को आपस में कनेक्ट किए हुए होता है। खास करके सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बीच का भाग है, और इन दोनों को पार्ट को कंट्रोल करता है, मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को आपस में इनसे जोड़ता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या चीज है? इसे हिंदी में कहते हैं मध्यांश। हम कहते हैं ना कि ये पीछे मत मारो, ये मेरी छोटी बुद्धि है। तो पीछे की ओर हमारे जो मस्तिष्क का सबसे अंतिम वाला पार्ट जो मस्तिष्क का है, ठीक है ना, जो आगे चलकर एक छोटा सा छिद्र में खुलता है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जो आगे चलकर हमारी कशेरुकदंड यानी जो रीढ़ की हड्डी है, जहां से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, वहां से गुजरता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है साथियों कि इसका काम होता है हमारे शरीर की, देखो ट्रिक बताता हूं मैं, याद रखना, थोड़ा सा याद हो जाएगा इजीली। मेडुला का मैं दुल्हा, मैं क्या हूं? दुल्हा। ओब्लोंगेटा कि ओ जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, ओ बोला गेटा। मैं दूल्हा, ओ बोला बेटा। मैं दूल्हा, ओ बोला बेटा। तो मैं दूल्हा, ओ बोला बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दो ट्रिक से याद रख, थोड़ा ट्रिक से याद रखना तो इजीली हो जाएगा कि मैं तो हूं दूल्हा, ओ मैंने बोला बेटा। तो याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या है? इसे कहते हैं मध्यांश, ठीक है ना, मध्यांश। इसका काम क्या होता है? अनिच्छिक क्रिया। अनिच्छिक यानी उसकी इच्छा तो नहीं कर रही है, यानी वो तो कह रहा है कि मुझे दूल्हा बोल, और वो उसको बेटा बोल रहा है। तो इसकी इच्छा तो है मेरी, मतलब दूल्हा बुलवाने की, और ये मुझे आज भी बेटा बेटा बोल रहा है। मुझको छोटा समझ रहा है, यानी मेरी शादी नहीं कर रहा है, मैं दूल्हे बनने के लायक हो गया हूं, और मुझको बेटा बेटा, छोटा बेटा ही बना रखा अभी तक। तो थोड़ा सा ट्रिक से या फनी तरीके से याद रखोगे, लंबे समय तक चीजें याद रह सकती है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया। देखिए सेरेबेलम, बेलम को बेलन से याद रखना कि अगर हम हमारी इच्छा से, कई बार हमारा इच्छा नहीं होती है कि काम करने की, जैसे कुछ घरेलू महिलाएं होती है, उनकी इच्छा नहीं कि नहीं अब बेलन वगैरह नहीं चलाने की इच्छा नहीं, मुझे आज खाना बनाने की इच्छा नहीं, बाहर से खाना ला के दो, तो बेलन वगैरह चलाने की मेरी तो इच्छा नहीं कर रही है, तो मेरा तो संतुलन नहीं बिगड़ रहा है, तो आज बाहर से खाना मंगाओ। तो बेलन को बेलन से याद रख लेना। अपने फनी तरीके से उचित कैसे भी याद रख सकते हो। पोन्स जो है ये मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, बीच का पार्ट है, तो बीच में रहकर चीजों को कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है? हमारे अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा और भी कई काम है इसके हमारे शरीर में। जैसे अनिच्छिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती है हमारे? देखिए साथियों, स्वसंदर। अब आप सोचोगे स्वसंदर तो हम हमारी इच्छा से भी कंट्रोल करते हैं। देखिए साथियों, हम हर बार सोच सोच के सांस नहीं ले रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हम नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति सामान्यतः 14 से 18 बार प्रति मिनट, यानी लगभग 16 मिनट प्रति मिनट 16 बार स्वसंदर हम ले रहे हैं। स्वसंदर व्यक्ति की 14 से 16 प्रति मिनट होती है। तो हम सोच सोच के नहीं है कि नहीं सर जी मैं तो भूल गया, सांस लेना ही भूल गया, मैं तो 1 मिनट में मैं तो 4 बार लिए, मैं तो मरूंगा, या मैंने सर ज्यादा भूल से ज्यादा ले ली तो मेरी क्या दिक्कत होगी, ऑक्सीजन जाके अंदर जाके फट तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप काम होता है, स्वतः काम होते हैं, उसे हम कहते हैं अनिच्छिक क्रियाएं, जिसपे हमारी इच्छा का कोई खास स्पेशल इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, हम कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका काम शरीर खुद ही करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अनिच्छिक क्रियाएं। शरीर में विभिन्न प्रकार का, जैसे हार्मोनों की क्रिया है, एंजाइमों की क्रिया है। इसके अलावा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का, जैसे हमारे शरीर में रक्त में जो विभिन्न प्रकार की पीएच का जो मान रखना है नियंत्रित, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारा शरीर खुद से खुद नियंत्रित करता है, और इस क्रियाओं को कहते हैं अनिच्छिक क्रियाएं, जिसका काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है। इसमें एक प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, याद रखना, निगलने उगलने की क्रिया। निगलना और उगलना, देखिए हम खाना यहां तक खा रहे हैं, यहां चलो हम कह रहे हैं कि हमने निगला उस चीज को, लेकिन आगे चलने के बाद वो चीजें आगे तक पहुंचती है, हमारे पूरे पाचन तंत्र में खाना जो जाता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से धीरे धीरे शरीर खुद उसमें विशेष प्रकार की कुछ कर्माकुचन गतियां होती है, जिसको शरीर नियंत्रित करता है। तो ये सारी निगलना उगलने की क्रिया भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो साथियों, मैंने ओवरव्यू आपको दिया है, पूरे तंत्रिका तंत्र को अच्छे से समझाया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिससे हम देखेंगे कि हमने जो अब तक पढ़ा है, हमने 3D डायग्राम देखा उसका, उसके बाद हमने विशेष प्रकार की सारणियों के माध्यम से टॉपिक को देखा, और अब हम बात करते हैं साथियों कि इससे बनने वाले प्रश्न जो है। तो साथियों, प्रश्नों से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं आज जो हमारा टेस्ट था। अब तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, 3D क्लासेस देखी, और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो पर्सन है इस टॉपिक से बन सकते हैं मैक्सिमम, और एग्जाम में कौन कौन से पर्सन इसे पूछे जा चुके हैं अब तक। हमने देखिए साथियों, हमने इसका एक कलेक्शन किया था प्रश्नों का, 50% लगभग हमने बनाए थे। उन 50 प्रश्नों को ही क्यों बनाया, प्रश्न और भी बहुत सारे बन सकते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन हम ऑप्शन ऐसे रखते हैं जिनसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर वो प्रश्न इंक्लूड हो जाते हैं, ताकि आपका भी समय बचे। क्योंकि मैंने प्रश्न जैसे फर्स्ट टेस्ट में 120 बनाए थे, तो फिर काफी सारे स्टूडेंट को ये कहा कि सर हमारा काफी समय लगता उसमें। अब 120% अगर हम देते हैं, उस 120 प्रश्नों को करने में बच्चा अगर समय ले रहा है, मान लीजिए 100 मिनट या 1.5-2 घंटे ले रहा है, अब 1.5-2 घंटे मोबाइल पर खड़ा मतलब बैठकर उसको, मतलब नॉर्मल एग्जाम हॉल में हम 2.5 घंटे दे देते हैं उसको, तो उस समय का पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी एग्जाम ना, मतलब उसकी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होने के कारण बच्चे अभी उतना मतलब सीरियस नहीं है चीजों को लेकर, तो वो 2-2 घंटे तक का एग्जाम देना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं समझते। इसलिए हम कम प्रश्नों के अंदर ही उसमें ऑप्शनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, इन 50 प्रश्नों में से आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है। तो मेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी, मेन हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन का, तालमेल बिठाने का काम, मेन काम किसका है, हमारे ब्रेन का है। हृदय का ये काम नहीं है। हृदय का मुख्य काम क्या होता है, शरीर में हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। जिस प्रकार से ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है हृदय का भी, कि जिस प्रकार हमारे घर में विद्युत मोटर लगी हुई है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में विद्युत मोटर का सा काम कौन करता है, हमारा हृदय करता है। कैमरे का सा काम हमारी आंखें करती है, विद्युत मोटर का काम हमारा हृदय करता है। और ब्रेन का काम क्या होता है, शरीर में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। मेरुरज्जु क्या है, मेरुरज्जु का काम क्या होता है, सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने में एक पुल का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। जैसे मैंने अभी बताया था, संवेदी तंत्रिका सूचना लाएगी, वो मेरुरज्जु के पास से होकर हमारे ब्रेन तक जाती है, यानी इस रास्ते से बीच में होकर गुजरती है। तो जिस प्रकार से कोई एक, मान लीजिए ये रास्ता है, यहां से एक पुल बना हुआ है, फिर ये रास्ता है, तो ये मेरुरज्जु वाला पार्ट मान सकते हो कि हाथ की सूचनाएं हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। बीच में एक पुल का काम किसके थ्रू होके जा रही है, वो चीजें मेरु स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जा रही है। इसका मुख्य मेन, लेकिन जो मेन कंट्रोल कौन करेगा चीजों को आगे चलकर, मस्तिष्क करेगा। इसलिए इसका पहला आंसर क्या होगा, हमारा मस्तिष्क होगा। साथियों, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देखना, आप अच्छे से देखना जो मैं हर बात बता रहा हूं प्रश्नों से संबंधित आपको, क्योंकि मेन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एज इट इज यही लाइन आए। मैं अब तक जितने भी टेस्ट मैंने बनाए हैं, मैंने हर बार कोशिश की है ऑप्शन ऐसे रखूं जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिले, पूरे टॉपिक क्लियर हो जाए। हाँ, बहुत सारे बच्चे भी या बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि सर थ्योरी क्लासेस भी लेकर आइए, जिसे बिल्कुल जीरो लेवल से आप बताते हैं। क्योंकि साथियों, मैंने वीडियोस पहले से ही यूट्यूब पर अपनी पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, ऑलमोस्ट बायोलॉजी कंप्लीट करवा रखी है। आज भी स्टूडेंट्स उन वीडियो को देखते हैं, काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। और अब डिजिटल अपने पास पूरा स्टूडियो है, तो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल जिनको जरूरत हो कि हाँ थ्योरी क्लासेस भी हमें चाहिए, तो ऐप पर हम बहुत जल्द थ्योरी क्लासेस का भी एक कोर्स लॉन्च करेंगे। जिनको भी लगे कि हाँ बिल्कुल जीरो लेवल से मुझे जरूरत है, साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना है, वो थ्योरी क्लासेस देख सकता है। बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर में भी मैं पूरा, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी मैं पूरी थ्योरी के साथ साथ आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो साथियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, अभी हमने एक सारणी बनाई थी थोड़ी देर पहले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और हमारा दूसरा कौन सा पार्ट होता है, हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है। 1 नंबर और 3 नंबर होता है। क्रेनियल नर्वस सिस्टम नहीं होती हमारी, क्रेनियल तो ये प्रीदिय में होती है। क्रेनियल क्या होती है साथियों, अभी बताया था, क्रेन यानी हमारे ब्रेन के ऊपर क्रेन, यानी कपाली तंत्रिकाएं जो हमने 12 जोड़ी बात की थी, वो हमारी प्रीदी, यानी प्रीदी का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अलावा जो भी पार्ट बच गया है वो प्रीदी तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। तो इसका सही आंसर अपना क्या होगा, हमारा 1 नंबर और 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आज का है, प्रीधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। चलो प्रीधीय का पूछ ही लिया तो मैंने आपको बताया था। वैसे तो देखिए साथियों, कुछ बुकों के अंदर मैं फिर से बता देता हूं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और प्रीधीय तंत्रिका तंत्र को अलग अलग मान रखा है, लेकिन मैं NCERT 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। ये 11th-12th का मैटर ही है, 12th लेवल तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक में ही दे रखा है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम है। यानी जो प्रीधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ही स्वायत्त ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम दोनों दे रखे हैं। तो कायिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन वाला पार्ट है ये केंद्रीय का है, ये परिधीय का नहीं है। मैंने आपको इसीलिए पहले टॉपिक का पूरा सारणी के माध्यम से करवाया था मीटर। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो देखिए साथियों, मैंने कहा था ऑटोनोमस, या हम कह रहे थे अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वाला जो पार्ट है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी। होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक से बताता हूं, देखिए समझिए इस चीज को।
देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो अपना है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को, एक तो हम कहते हैं अनुकंपी, अनुकंपी, और दूसरा है परा अनुकंपी। अब होता क्या है, मैं आपको एक नाम बताऊंगा सिर्फ, एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं कि बताइए कौन सा काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है और कौन सा नहीं करता। ऑप्शन भी अजीब से मिलते हैं, गला सूखना, पसीना आना, लार अधिक स्रावित होना, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ना। अब कैसे पहचानोगे? एक चीज पहचान लो, ट्रिक है एक ऐसी जो हर जगह लागू हो जाएगी, मान लेना लगभग आप जितने भी ऑप्शन देखोगे ना। देखिए साथियों, हालांकि साइंस इन चीजों को नहीं मानती, लेकिन फिर भी अगर सपोज कीजिए आज हम कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं या हमें डर लग रहा है, हमारे सामने अचानक कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे हम डर जाते हैं, तो हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होंगी, रिस्पॉन्स हमारा शरीर कैसा देगा? शरीर में मान लो कोई डरावनी चीज हमने देख ली तो हमारे पसीना अधिक आने लगेगा, हमारा गला सूख जाएगा, लार ज्यादा स्रावित हो रही है कम, लार कम स्रावित होगी, गला सूख जाएगा। कोई डरावनी चीज देखते हैं तो हम कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई, तो आंखों की पुतलियां फैल जाएगी। तो हम देखिए कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कि जब हमने कोई घोस्ट देख लिया, कोई भूत देख लिया या ऐसी कोई डरावनी चीज देख ली, हमारा शरीर कैसा रिस्पॉन्स करेगा? डर की स्थिति के अंदर, विशेष इमरजेंसी स्थिति में हम कहेंगे आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएगी, गला हमारा सूख जाएगा, ठीक है। हम कह देंगे हमारी बीपी लो नहीं होगी, बीपी हो जाएगी तेज। हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है यानी श्वसन दर है वो भी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, गला सूख जाएगा, यानी हम कह सकते हैं लार कम स्रावित होगी, आंखों की पुतलियां फैल जाएगी, ठीक है ना। आंखें या त्वचा हमारी कहते हैं हमारी लाल या पीली पड़ने लग जाएगी डर के मारे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इरेक्टर पेलाई नाम की कुछ पेशियां होती है जो इनको खींचती है, मतलब हमारे जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, उनके नीचे पेशियां होती है जिससे खिंचाव होता है डर लगने की स्थिति में, सर्दियों की स्थिति में, तो इस समय हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये भी काम किसका है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है, ठीक है ना। मल का या फिर मूत्र का त्याग करना भी ये किसमें? डर की स्थिति में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के थ्रू होता है। तो ये सारे काम आपको मैंने एक ट्रिक बता दी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में वो सभी काम आते हैं जो इमरजेंसी में हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, या वैसे इसका मुख्य काम ये नहीं होता वैसे डराना या चीजों को हमें नेगेटिव चीजों की ओर लेके जाना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक प्रकार का समायोजन युक्ति हमारे शरीर में, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, विशेष परिस्थितियों में या इमरजेंसी के अंदर जैसे जिस प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि काम करती है, ठीक वैसा ही काम कुछ प्रकार अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है। विशेष परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देना, जैसे हम नॉर्मल, हमसे अगर फौज में कोई भगवाए तो हमसे भागा नहीं जाता कि नहीं 1600 मीटर की दौड़ मुझसे तो नहीं टूटेगी, 5 मिनट में नहीं जा सकता। वहीं अगर हमारी मौत की स्थिति, कोई कुत्ता गेल हो गया हमारे पीछे, कोई कुत्ता है गेल हो जाए, तो कुत्ता अगर गेल हो जाए, मान लो अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए हमारे, तो हमारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि नॉर्मल, जैसे मान लो सपोज कीजिए हमसे दौड़ा नहीं जा रहा और कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, तो हम बाढ़ वगैरह कई बार खेतों के पार चले जाते हैं। वो किसके कारण? हमारे शरीर में कौन सा तंत्र काम करता है? अनुकंपी, या विशेष प्रकार के हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन, वो स्रावित होते हैं शरीर में डर की स्थिति में। तो इमरजेंसी में ये काम करता है और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, हम कह सकते हैं शरीर को एक्स्ट्रा पावर देता है। परानुकंपी का काम क्या होता है? विश्राम की स्थिति में शरीर को एनर्जी सेविंग मोड में रखता है, ऊर्जा को संचित रखता है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। या ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं जब डर दूर हो जाता है व्यक्ति का, धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगता है, तो रिलैक्स करने का काम करता है परानुकंपी, और शरीर को एक्स्ट्रा एक्सिलरेट करना या मतलब ज्यादा एक्टिव करना शरीर को, ये काम होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। अनुकंपी और परानुकंपी किसके पार्ट है? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न, न्यूरॉन का भाग नहीं है। न्यूरॉन क्या है साथियों? पहली बात करते हैं हम। देखिए हमने पूरा टॉपिक पढ़ा लेकिन न्यूरॉन का नाम ही नहीं आया अभी तक। तो साथियों हमारा जो, देखिए हमारे शरीर का कोई भी, देखिए हमारी जिंदगी की शुरुआत किससे हुई है, या मैं कहूं शरीर, सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है सजीवों की? तो हम कहते हैं कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तकों से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से पूरा शरीर बना अपना। लेकिन मैं कहूं कि तंत्र, अगर तंत्र में भी कौन सा तंत्र पूछ लिया, मैंने कहा तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे तंत्रिका तंत्र की छोटी से छोटी इकाई होती है, उस कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। यानी एक स्पेशल कोशिका है, तंत्रिका तंत्र वाली कोशिकाएं होती है, उन छोटी से छोटी कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। जिस प्रकार किडनी की छोटी से छोटी कोशिकाओं को हमने नेफ्रॉन कहा था, यानी उत्सर्जन की या वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, हमने डायग्राम बनाया था, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ी थी। ठीक वैसे ही हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र की या मस्तिष्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। और नॉर्मल आपसे पूछे कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन नहीं होती। एक जैसा नाम है, सुनने में एक जैसा लगता है। थोड़ी सी इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये आगे से कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है, फिर पीछे की ओर इस प्रकार से एक लंबा बंडल सा या फिर हम कह सकते हैं गुच्छा सा होता है, और इस प्रकार से लास्ट में कुछ धागे से या तंतु से निकले हुए होते हैं। इसे इन पार्ट को देखिए क्या क्या कहते हैं। आगे की इस प्रकार से कुछ धागे से निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये बीच का पार्ट है, ये मेन देखिए, ये कोशिका है, ये कोशिका है। और इस कोशिका के मान लीजिए ये लंबा पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इस पार्ट में बीच बीच में कुछ इस प्रकार के यानी कुछ वसायुक्त उभार पाए जाते हैं, जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। देखिए मैं आपको मेन नाम बता दे तो एग्जाम जो एमटीएस में एक बार प्रश्न आया था, एक्सोन, साइटोन, डेंड्रोन, ये किस से संबंधित है? तो ये न्यूरॉन से संबंधित है। आगे जो निकला हुआ तागे जैसा पार्ट है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स, या इस वाले पार्ट को कहते हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन इस वाले पार्ट को देखो, सेल जो होती है ना, सेल कोशिका, कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में, और ये वाला पार्ट है साइटोन, क्योंकि मेन कोशिका का पार्ट ये है। इसके अलावा ये बाहर निकला हुआ पार्ट डेंड्रोन, ये साइटोन, और लंबा जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसे हम कहते हैं एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। इसे द्रुमाक्ष कहते हैं, इसे कोशिका काय कहते हैं, इसे कहते हैं हम कोशिका अपना एक्सोन वाला पार्ट या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं हिंदी में। लास्ट में छोटे छोटे ये बटन जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें सिनेप्टिक बटन कहते हैं। सिनेप्टिक बटन, इसमें विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं जो सूचनाएं, देखिए सबसे पहले सूचना यहां पर आती है। जैसे हम किसी चीज को छूते हैं, छूते ही हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के आगे का पार्ट होता है हमारे ये डेंड्रोन, इसमें विशेष तंतु से निकले हुए होते हैं। ये तंतु सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और हमारे साइटोन तक पहुंचाते हैं। साइटोन में मेन केंद्रक होता है। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ पार्टिकल भी पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे हम कहते हैं कि अपने निषेल कण, निषेल कण पाए जाते हैं, इसमें निषेल नामक पार्टिकल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा ये वाला पार्ट इसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। जिन पार्ट में माइलिन आच्छाद नहीं होते उसे रेवेनियर के नोड कहते हैं, रेवेनियर नोड। ये यानी बीच का भाग है। जैसे सपोज कीजिए ये तंत्रिकाक्ष है, इसमें ये वाला पार्ट है, इस पे विशेष प्रकार का वसायुक्त यानी जमाव है जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। फिर से वाला ये वाला पार्ट है जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। बीच का खाली भाग उसे रेवेनियर के नोड कहते हैं, ठीक है। रेवेनियर के नोड, माइलिन आच्छाद, एक्सोन, डेंड्रोन, साइटोन, निषेल कण, केंद्रक, सिनेप्टिक नोब और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसे एसिटिलीन कोलिन जैसे कुछ पदार्थ भरे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, बात करते हैं। देखिए साथियों, हम किसी भी चीज को छूते हैं, सपोज कीजिए हमने किसी गर्म चीज को छुआ, अब हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स करने की टाइमिंग देखिए आप, जैसे ही किसी ठंडे या गर्म चीज को छूने पर अचानक झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं हम। इतनी स्पीड से ये काम हुआ कि मतलब सेकंड से भी बहुत कम, मिली सेकंड से भी कम वाले समय में हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। कैसे? ये सूचनाएं यहां से यहां तक आती है, समय तो लगेगा, लेकिन अब होगा क्या कि यहां पर विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं जो क्या काम करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। क्योंकि सूचनाएं यहां से यहां आती आती हमारी सूचनाएं धीरे पड़ने लगती है, उसको स्पीड बढ़ाने का काम न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं जो सिनेप्टिक नोब वाले इस पार्ट में पाए जाते हैं। फिर क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है, ऐसा ही एक न्यूरॉन आगे की ओर है। जैसे मान लीजिए आगे का पार्ट एक न्यूरॉन और है, ठीक वैसे इसके भी ध्रुमाक्ष वाले पार्ट ही निकले हुए हैं। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, बीच में थोड़ा गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के मध्य का भाग सिनेप्स होता है, जिसमें सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, यानी सूचनाएं केमिकल फॉर्म में आ जाती है। यानी जो विद्युत आवेगों के रूप में जो सूचनाएं थी वो केमिकल्स के रूप में आती है, और केमिकल वापस आगे डेंड्रोन पे जाते हैं, विद्युत सूचनाएं विद्युत आवेगों के रूप में वापस बहती है, वापस केमिकल्स के रूप में आती है। तो इस प्रकार से हमारी सूचनाएं कंटिन्यू ट्रेवल करती है, संवेदी तंत्रिका सूचनाएं लाती है, ब्रेन तक लेती है और वापस लेकर जाती है। ये हमारा काम होता है इस प्रकार से पूरा हमारे एक तंत्रिका तंत्र का या हमारे न्यूरॉन का। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सी है। ये पार्ट है डेंड्रोन, ये साइटोन, ये एक्सोन और ये सिनेप्टिक नोब, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरो का मतलब न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। और मीटर क्या होता है, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, ये नाम सुना होगा आपने। तो वो मीटर क्या होता है, मीटर जैसे मोटरसाइकिल में होता है ना ओडोमीटर, ठीक है ना, स्पीडोमीटर, तो वैसे स्पीडोमीटर समझ लेना, स्पीडोमीटर की तरह स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, दूसरा ये सिनेप्सिस नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। न्यूरॉन्स के मध्य जो सूचनाओं का बीच में गैप होता है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, सिनेप्स बीच का गैप होता है। दूसरी बात करते साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट और कि हमारे शरीर में न्यूरॉन कोशिकाओं की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आप देखना, ये लंबाई में बहुत लंबी है, मतलब
हालांकि ये इतनी लंबी नहीं है, हमारे बहुत सारी लाखों करोड़ों मतलब काफी सारी कोशिकाएं ऐसी हैं, छोटी छोटी बहुत सारी सूक्ष्म कोशिकाएं जिनसे मिलकर पूरा तंत्रिका तंत्र बना हुआ अपना शरीर का। इसकी खास बात यह है, दो इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? वो होती है ये वाली न्यूरॉन कोशिकाएं। सबसे बड़ी होती है अंडाणु, लेकिन सबसे लंबी पूछे तो आपका आंसर होगा न्यूरॉन कोशिकाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दूसरी बताता हूं, इस कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे कोमल, सॉफ्ट या नाजुक पार्ट अपना ब्रेन है। या तंत्रिका तंत्र में जब चोट लगती है तो रिकवरी में सबसे खराब होता है, यानी रिकवरी बहुत खराब है इसकी। बाकी और चीज में लीवर की रिकवरी सबसे तेज होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता जिसे हम कहते हैं वो सबसे अच्छी लीवर की होती है। सबसे घटिया या सबसे कम क्वालिटी की, या हम कह सकते हैं सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता हम पाई जाती है हमारे तंत्रिका तंत्र या ब्रेन में। कारण क्या है? क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन होकर वापस डेवलप नहीं कर सकती सेल्स ये, तो कोशिका विभाजित होती है, नई बनती है, तो पुरानी वाली हम कह सकते हैं कि वापस रिकवर हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया जाता, विभाजन नहीं होता इन कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, दो याद रखना आपने, सबसे लंबी कोशिका और जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। देखिए जो साथी पहले कंप्लीट, मैं बार बार कहता हूं साथियों, आपको मैं इसीलिए टारगेट पहले देता हूं ताकि आप अपने लेवल पर पहले पढ़ के आओगे ना। जब आप चीजों को थोड़ा सा अपने लेवल पर करने की कोशिश करोगे, फिर किसी टीचर से आप पढ़ते हो, मैं जरूर नहीं मैं मेरे से आप पढ़ो, हाँ आप, लेकिन एक बार पढ़कर अगर ये क्लासेस देखोगे ना, आपको रियल में ये लगेगा कि इतने कम समय में पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली, और जो चीजें हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ी थी उसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से रियल में वर्क करती है वो, उसका कॉन्सेप्ट समझ में अब आया हमें। चीजों के देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लाइनें कितनी रटो, राजस्थानी जीके की तरह नहीं है कोई ये कि हाँ महाराणा प्रताप कितने घोड़े लेकर गए थे, तो वहां पर घोड़ों की संख्या, तलवारों की संख्या, आदमियों की संख्या हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, लेकिन वो कोई लॉजिकल चीजें नहीं है। वहां पर हम संख्याओं को काउंट करना या मतलब कोई फिक्स डाटा नहीं है, ये चीजें पूरी की पूरी फैक्चुअल है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें हैं। आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगते हो, चीजों को समझने लगते हो, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, वो समझ में आने पर। ये सबसे अच्छी चीज होती है साइंस की। मैं साइंस को रियल बताऊं तो साथियों, मैं कभी भी, मैं आज भी मैं अगर चीजों को पढ़ाता हूं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मुझे याद नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर है कि मुझे कोई भी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है, एक्सप्लेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और वो चीजें अपने आप उसका फिर उसको कितना ही घुमा के पूछ ले एग्जामिनर, वो प्रश्न गलत कभी हो नहीं सकता। अदरवाइज क्या होता है कि आप रट लोगे, जैसे आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि शरीर की निम्न में से असत्य कथन बताइए, सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब इतना गौर नहीं करते हम पढ़ लेते हैं हाँ बड़ी कोशिका होती है, इतनी बड़ी होती है, हमने डायग्राम बना के दिखाया था। रियल में बड़ा होना और लंबा होने में बहुत फर्क है। जैसे पाचन तंत्र में अगर आपसे बड़ा अंग पूछे तो आप बताते हो लीवर, लेकिन लंबा अंग पूछे तो आप छोटे आंत बताते हो। ठीक है, वैसा ही इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, टॉपिक को समझने का। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। कोशिका काय, जिसे हमने अभी कहा था कि बीच का पार्ट जो है, ये वाला बीच का पार्ट, इसे हम सेल हमने कहा था, ये एक्सोन वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट इस प्रकार से निकले हुए थे। ये बीच का पार्ट हमने कहा था साइटोन, या फिर हमने कहा था इस सेल बॉडी या साइटोन या कोशिका काय विशेष प्रकार के दाने जैसे अंगक पाए जाते हैं। मैंने कहा था इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निशेल के कण कहते हैं, निशेल ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब कण होता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े थे, आपको याद हो तो, कणिका में और अकणिका में, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ठीक वैसे ही निशेल कण, निशेल के कण पाए जाते हैं साइटोन वाले पार्ट में। रेवेनियर के नोड क्या चीज है, मैंने कहा था एक्सोन में इस प्रकार से कुछ माइलिन आच्छाद होते हैं और बीच का भाग रेवेनियर के नोड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लास्ट में सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक नोब जो होते हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है, और सिनेप्सिस क्या है या सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के मध्य का भाग सिनेप्स वाला पार्ट कहलाता है। तो हर एक चीज आती हो, अगर आप चार की चार बातें को समझ पाते हो तो एग्जाम में चारों से अलग अलग प्रश्न पूछ ले, कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आप क्लियर कर लेना, आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता ऐसे प्रश्न। बाकी देखिए साथियों 30 मिनट मतलब 50 प्रश्न है, मैं 40 मिनट में या 30 मिनट में पूरे प्रश्न करवा सकता हूं, लेकिन वो आपके साथ धोखा होगा अगर ऐसा करता हूं। अभी देखिए इतनी गर्मी है, 400 वाट यानी 40 मैंने 10 ट्यूबलाइट लगा रखी 40-40 वाट की, इसके ऊपर ये मतलब 600-700 वाट का ये कंप्यूटर सामने इतने वाट का, यानी इतनी आंखों पे लाइट पड़ रही है, और अभी एसी वगैरह या फिर मतलब अभी इतने रूम में इतनी ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी क्लास कंटिन्यू ले रहा हूं। इतना लंबे समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे 2-4 वीडियो शुरुआत में अगर मैं पूरा स्टूडियो बनाते बनाते आपका समय भी खराब कर दूं, या फिर अपनी कुछ असुविधाओं के कारण मैं आपका टाइम खराब ना करूं, इसीलिए मुझे शूट करनी पड़ रही है। हालांकि बहुत जल्द
अपना बिल्कुल पूरा स्टूडियो पूरा बन जाएगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बेहतर करने की कोशिश करूंगा मैं। माइलिन आच्छाद अभी बात की थी के बीच पाए जाने वाले अंतराल क्या कहलाते हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, रेवेनियर की नोड कहलाते हैं। ये वाला पार्ट बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर संचरण की प्रक्रिया क्या होती है, सिनेप्सिस कहलाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कार्पस कैलोसम संरचना क्या होती है, ये चलो इंपॉर्टेंट चीज है, कार्पस कैलोसम क्या है। देखिए साथियों, एक इंटरेस्टिंग बात को आपको बताता हूं, अपना जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, मस्तिष्क का आगे का भाग सेरेब्रम कहलाता है, अगर मस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेरेब्रम एक नहीं है, सेरेब्रम दो पार्ट है, यानी बीच में एक छोटा सा हमारे कह सकते हैं एक जोड़ है बीच में, हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन दो ब्रेन है एक तरीके से, यानी ब्रेन का लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट पार्ट हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दो पार्ट है, जैसे सपोज कीजिए हमारा ये वाला ब्रेन है, ब्रेन के बीच में दो स्फीयर कह सकते हैं हम इस प्रकार से, कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बीच में एक खांच सी पाई जाती है, विशेष प्रकार के कुछ तंतुओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसे कार्पस कैलोसम हम कहते हैं, जो मस्तिष्क के भागों को आपस में जोड़ता है, और ये सेरेब्रम को आपस में जोड़ता है। दो सेरेब्रम होते हैं, तो प्रेम मस्तिष्क में ये बीच में पाया जाता है, तो प्रेम मस्तिष्क से संबंधित होता है अपना कार्पस कैलोसम, तो मस्तिष्क के हिस्सों को जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोसम। प्राणी शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय निम्न में से किस तंत्रों द्वारा होता है, तो अंतःस्रावी तंत्र भी करता है, और साथ में जहां तंत्रिकाएं नहीं पहुंच पाती वहां हार्मोन्स छोड़े जाते, सॉरी अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के थ्रू और तंत्रिका तंत्र दोनों। जनन तंत्र का काम नियंत्रण समन्वय का नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश को बढ़ाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है जनन तंत्र। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के निकलने वाली क्रेनियल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिका किसके अंतर्गत आती है, तो अभी मैंने कहा था साथियों, पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, देखिए केंद्रीय में तो कौन आता है, ब्रेन और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें आती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी, अभी जो बताया था मैंने डर लगने वाला। पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती है, कौन कौन सी, अपना मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल तंत्रिका जो 12 जोड़ी होती है, और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका जो 31 जोड़ी होती है। मैंने दोनों बताया था, ये महीने से याद रखना, ये 24 घंटे से याद रखना। हाँ याद रखना 12 जोड़ी, अरे 31 जोड़ी है, ये थोड़ा सा कई बार जोड़ी वाला भूल जाते हैं। मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाली सबसे बारीक कड़ी, चलो ये भी बताता हूं। मैंने अभी बताया था मस्तिष्क के ऊपर हड्डियों का एक खोल है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, मस्तिष्क के ऊपर ये वाला पार्ट है हमारी हड्डियों का, हमारे खोल है जिसमें 8 हड्डियां हैं, क्रेनियम कहते हैं इसे। अब 8 हड्डियां और ब्रेन के यानी ब्रेन का जो ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें विशेष हम कुछ कहते हैं संरचनाएं पाई जाती है या कुछ झिल्लियां पाई जाती है। या मैं आपको सिंपल कहूं, पहली एक ऊपर झिल्ली होती है, उसके नीचे एक झिल्ली और होती है, एक नीचे झिल्ली और होती है। ट्रिक ये है DAP, या बाप से याद रखना, BAP बाप, ये बाप है सबका। ब्रेन जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो कहता है ये सबका बाप है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है। तो बाप को डाप से याद रखना, ये डाप, ये यानी ढके हुए, इसको डापे हुए, ऊपर से ढकने का काम कर रहा है, ये मस्तिष्क को सुरक्षा दे रहा है। D से ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर, ये 3 विशेष प्रकार की कुछ झिल्लियां होती है। ये झिल्लियां क्या काम करती है, देखो ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर, ये सबसे बाहर झिल्ली होती है ड्यूरामीटर और आर्केनोइड, फिर सबसे अंतर होती है पायामीटर, ठीक है ना, पायामीटर। तो अब दूसरी बात, और ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे यहां पर जो गुहा है, यानी खाली भाग है, इसे हम कहते हैं सब ड्यूरल केविटी। सब ड्यूरल, क्योंकि ड्यूरोमीटर के नीचे है तो सब ड्यूरल, आर्केनोइड के नीचे है तो सब आर्केनोइड केविटी गुहा पाई जाती है। और इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट द्रव्य है, लिक्विड पार्ट पाया जाता है यहां पर एक, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क परद्रव्य, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क को इसमें विशेष प्रकार के कुछ पोषण वगैरह भी प्राप्त करते हैं, यानी लगभग ये 150 ml तक होता है। आगे प्रश्न आएगा उसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ये ठीक है ना, आगे से पीछे की ओर बहता है, आगे से पीछे की ओर बहता रहता है। और ये कहां पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्क के आवरण में भाग में दृढ़ तानिका और जालिका तानिका के बीच के वाक्य कहलाता है, तो देखिए ड्यूरामीटर और आर्केनोइड का बीच का वाक्य कहलाता है सब ड्यूरल केविटी कहलाएगा। देखो अगर ऊपर सिंपल सी ट्रिक ये है, अगर मैं आपसे कहूं ये ड्यूरामीटर है, ये आर्केनोइड है, तो ये ड्यूरामीटर के नीचे की केविटी पूछिए तो सब ड्यूरल बोलोगे आप इसे, सब ड्यूरल केविटी। अब आपको मैं कहूं ड्यूरामीटर ये है आर्केनोइड और ये है पायामीटर, आर्केनोइड के जस्ट नीचे होगी वो होगी सब आर्केनोइड केविटी, सब आर्केनोइड केविटी। तो
ये तो होती है सब आर्केनोइड और ये होती है सब ड्यूरल कैविटी। जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के नीचे वाली झिल्ली का जो कैविटी होती है उस ऊपर वाली झिल्ली के नाम पे रखी जाती है, झिल्ली का नाम के आधार पर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। समय ज्यादा ही लग रहा है लेकिन कोशिश कर रहा हूं अब थोड़ा सा क्योंकि चीजें जो समझा दी है उसको थोड़ा सा जल्दी करें हम। निम्न में से किस गुहा में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य पाया जाता है सब आर्केनोइड के मध्य, सब ड्यूरल के मध्य नहीं पाया जाता। इसको केवल 2 उत्तर सही होगा। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य में संबंध में असत्य कथन है। ये लगभग 150 ml होता है। इसमें विशेष प्रकार के पोषण के लिए मैंने अभी कहा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और कुछ मात्रा में यूरिया भी। कार्बोहाइड्रेट में हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज है, ठीक है, क्लोराइड्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है और यूरिया कुछ मात्रा में। इस यूरिया से ही रीट लेवल फर्स्ट में इसी से संबंधित एक प्रश्न था, थोड़ा सा अलग था वो। एक रोग होता है फिनाइल एलिनोक्यूटिन्यूरिया, फिनाइल क्यूटिन्यूरिया रोग कहते हैं जिसे। फिनाइल एलिलीन डिहाइड्रोक्सिलेज FAD नाम का एक विशेष प्रकार का कुछ हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल वगैरह बनते हैं जो नहीं बन पाते, जिससे एक रोग होता है फिनाइल क्यूटिन्यूरिया। एक प्रकार का हम कह सकते हैं अनुवांशिक रोग है वो भी। ये प्रश्न आया था अपने रीट लेवल फर्स्ट में, मुझे भी याद है क्योंकि वो मैंने पेपर दिया था, उसमें 135 नंबर थे मेरे भी। हालांकि वो विवाद अभी भी चल रहा है BEd BSTC वाला, उस एग्जाम की कह रहा हूं मैं, रीट 2021 वाले की। उसमें अनुवांशिक रोग के प्रश्न था। तो यूरिया होता क्यों, मैं ये नाम वहां से कहां कनेक्ट कर रहा हूं। हमारे शरीर में ये विशेष प्रकार के यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे विशेष प्रकार के विषैले पदार्थ जब इकट्ठा होने लगते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और मस्तिष्क में इसके कारण पागलपन होना या याददाश्त कमजोर होना, इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ज्यादा जमाव होने से मस्तिष्क का अवरुद्ध हो जाएगा विकास। तो ये थोड़ा सा, इसलिए मुझे थोड़ा वो रोग याद आ गया। इस द्रव्य की अधिकतम मात्रा से मस्तिष्क आवरण शोथ हो जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा नाम है, मेनिंजाइटिस रोग। ये है क्या, पहले मेनिंजेस एक लेयर। देखिए अभी हमने बात की थी मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियों का एक आवरण है, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पैरामीटर। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मेनिनजेज, मेनिनजेज लेयर कहते हैं इसे। मेनिनजेज लेयर में विशेष प्रकार के कुछ जीवाणु और विषाणु दोनों से हो सकता है। जीवाणु विषाणु की संक्रमण के कारण एक रोग हो जाता है जिसमें इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो एक रोग होता है जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहते हैं। देखिए इट इज नाम जब भी किसी इसे कहते हैं मेनिनजेज और इट इज, जैसे आपने नाम सुना हेपेटाइटिस, उसमें भी लास्ट में इट इज नाम आता है। यानी जब कोई विशेष प्रकार के उस पार्ट पर आक्रमण होता है, इन्फ्लेमेशन यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसमें सूजन होना, दर्द होना या उस पार्ट का प्रभावित होना, ये इट इज शब्द जब उपयोग किया जाता है साइंस की लैंग्वेज में, और जिस शब्द के पहले किया जाता है उस चीज को ये प्रभावित कर रहा है, तो मेनिनजाइटिस यानी मेनिंजेस लेयर को प्रभावित कर रहा है, यानी मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। रेलवे में प्रश्न आया था मेनिनजाइटिस का संबंध किस अंग से है, तो इसका संबंध मस्तिष्क से है। तो यह रोग किस अंग से संबंधित है, अपने मस्तिष्क से। तो इसका मतलब सभी कथन क्या है, अपने सत्य कथन पूछा था तो इसमें सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, अगर मस्तिष्क के भाग है सेरेब्रम, डायसिफिलोन, हिंड ब्रेन। देखिए हिंड ब्रेन नहीं है, पश्च मस्तिष्क एक अलग चीज है। डायसिफिलोन, सेरेब्रम अगर मस्तिष्क के भाग है। घ्राण पिंड किसके भाग है, तो देखिए अभी बताया था ऑल फैक्ट्री लोब्स, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से गंध आ रही थी तो ये भी अगर मस्तिष्क यानी सेरेब्रम वाला पार्ट ही है। वैसे इसका सही आंसर अगर मस्तिष्क होता, लेकिन इसको ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर सेरेब्रम होगा। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़े रखती है, अभी बताया था मैंने, सेरेब्रम को जोड़ने वाला काम किस होता है, कार्पस कैलोसम का होता है, ये वाला महासंयोजक पिंड कहते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके भाग है, तो ये दोनों डायसिफिलोन के भाग है। डायसिफिलोन में 2 भाग बताए थे मैंने आपको, तो डायसिफिलोन सही आंसर होगा। भूख, प्यास, निंद्रा, काम, क्रोध, इमोशंस, ये सारा काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। अर्ध चेतक, हिंदी के नाम मत पढ़ना आप ज्यादातर, साइंस में कोशिश किया करो, इंग्लिश के वर्ड पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश के नाम ऐसे होते हैं जो एक ही नाम होता है। हिंदी के इतने अटपटे नाम है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होता है सेरेबेलम, प्रमस्तिष्क होता है सेरेब्रम। लेकिन सेरेब्रम और सेरेबेलम से आप याद रखोगे तो थोड़ा सा आप इजीली याद कर सकते हो। बाकी हिंदी आपको अगर है तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं, अगर आपको याद है तो। हाइपोथैलेमस निम्न में से किसका नियंत्रण करता है, तो साथियों हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी करता है, शरीर में द्रव्य को करता है, मैंने आपको पहले बताया था डिटेल से। क्रूरा सेरेब्री किसे कहते हैं, तो साथियों ये क्रूरा सेरेब्री वैसे तो सिंपल एक भाग का नाम है, तो इसे हम सेरेब्रम पेंडिकल्स कुछ होते हैं, सेरेब्रम नहीं है। देखिए 3 चीजें मैंने आपको बताई है, ये मध्य मस्तिष्क से संबंधित है। वैसे मैंने कहा था कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन वो वाला पार्ट है, इसके अलावा एक सेरेब्रल पेंडिकल्स होते हैं मध्य मस्तिष्क में, जिसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं अपने। नेक्स्ट है, देखने और सुनने से संबंधित पिंड पाए जाते हैं मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रोजेमिन कहते हैं। क्वाड का मतलब 4 होता है, वैसे क्वाड, टेट्रा, ट्राई टेट्रा, ये नाम सुना होगा आपने। क्वाड 4 पिंड पाए जाते हैं, उससे भी याद रख सकते हो।
शरीर का संतुलन बनाने में पेशियों का समन्वय का कार्य मस्तिष्क के किस भाग होता है? तो देखिए संतुलन का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है, सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क तो क्या होता है? अपना सेरेबेलम होता है। और प्रमस्तिष्क क्या होता है? अपना अग्र मस्तिष्क, और सॉरी अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है जिसे सेरेब्रम कहते हैं, और ये है सेरेबेलम। तो इसका काम होता है अपना संतुलन बनाए रखना। श्वसन संवातन के नियमन हेतु ये याद रखना, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाए जाते हैं विशेष। दो जगह होते हैं वैसे तो। अपनी श्वसन की क्रिया दो चीजों से कंट्रोल होती है, एक पोन्स वेरोलाई से, ठीक है, और एक होती है अपना दूसरा एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। लेकिन यहां पर न्यूमोटॉक्सिक जो पूछे हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पाए जाते हैं? ये पोन्स वेरोलाई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में सत्य कथन। ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है, बिल्कुल सबसे अंत में है। त्रिभुजाकार होता है तथा पोन्स और मेरुरज्जु के मध्य, बिल्कुल पोन्स और मेरुरज्जु के बिल्कुल मध्य में होता है। इसकी गुहा को मेटासील भी कहते हैं, बिल्कुल। यह ये बात गलत है साथियों। मैंने आपको बताया था मेदुला ओब्लोंगेटा, मेदुला ओब्लोंगेटा कि मेरी इच्छा है दुल्हा बनने की, रोमन आज भी बेटो का है। तो याद रखना ऐच्छिक क्रिया नहीं है वो, तो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। यानी उसकी इच्छा कुछ ही कर रही है लेकिन काम कोई दूसरा कर रहा है, यानी की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, तो अनैच्छिक क्रिया से याद रखना, ट्रिक से याद रख सकते हो। कपाल तंत्रिकाओं के प्रकारों में शामिल नहीं है। तो साथियों मैंने आपको कहा था याद, तो सूचनाएं लाने वाली सेंसरी यानी संवेदी तंत्रिकाएं, सूचनाएं ले जाने वाली प्रेरक तंत्रिकाएं, दोनों का काम करती है मिश्रित तंत्रिकाएं। लेकिन ऑडिटरी जो होती हैं ये विशेष प्रकार की सुनने से संबंधित अलग है, ठीक है ना। तो ये विशेष प्रकार की कोई कपाल तंत्रिकाएं नहीं होती, ये मेरु तंत्रिकाओं के अंदर शामिल है। कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कपाल तंत्रिकाएं तो कितनी होती है अपनी 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। ये जोड़ी वाला भी याद रखना, 12 12 24 और 31 31 हम कह सकते हैं 62। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये लेंगले याद रखना नाम, लेंगले। लेंगले नामक एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अनुकंपी परानुकंपी के बारे में बताया था। तो इसको थोड़ा सा वैसे याद रखना, लेंगले, ठीक है ना, लंगले। वैसे अपने साइड में तो बोलते हैं, शायद हो सकता है आपके साइड में ये वर्ड यूज ना किया जाता हो। हमारे जैसे मान लीजिए मारवाड़ी में भी एक वर्ड है इस प्रकार से, भागने को भी ये कहते हैं लेंगले, लेंगले यहाँ से भाग ले, ठीक है ना। तो कई बार डर लगता है किसी चीज सा, तो भी कहते हैं कि यहाँ से भाग ले, तो उस लेंगले से वैसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा याद रखना चाहो। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, अनुकंपी और परानुकंपी है। कपालीय नहीं है, ये कपालीय वाला नहीं है। कपालीय और मेरु तंत्रिका ये किसका भाग है? ये कायिक तंत्रिका तंत्र का भाग है, या प्रीय तंत्रिका तंत्र का बोल सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। नेफ्रॉन तो उत्सर्जन की होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट नाम आया एक तीसरा। इससे पहले दो क्रियाओं का बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी हिस्सा कंट्रोल करता है? हमारा सेरेबेलम। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर हम बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। देखिए शरीर में कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं जो इतनी स्पीड से अचानक होती हैं जिसके लिए सोचने का मस्तिष्क को समय नहीं मिलता, इसलिए उसका नियंत्रण मुख्य रूप से हमारे जैसे सूचनाएं, अचानक सुई चुभती है, सुई चुभने पर ये सूचनाएं जाती है मेरु तंत्रिकाओं के पास, मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु से ब्रेन के पास जाने से पहले ये मेरुरज्जु इसको कंट्रोल कर लेती है। मेरुरज्जु से सूचनाएं डायरेक्ट वापस यहीं पर आती है, इसका हाथ को हटा लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शरीर में अचानक और तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। इसमें मुख्य रूप से सुई का चुभना हो, करंट का लगना हो, ठीक है ना। इसके अलावा लार स्रावित होना हो अचानक, जैसे आपने वो पावलोक वाला प्रयोग पढ़ा होगा, वो भी कुछ प्रकार से प्रतिवर्ती प्रतिबंध से संबंधित है, प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित है। इसका काम मुख्य रूप से मेरुरज्जु का होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को सेरेबेलम, ऐच्छिक क्रियाओं को सेरेब्रम का काम होता है सोचना विचारना, बुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट है मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाली हड्डियों का खोल क्या कहलाता है? अभी बताया था, ब्रेन के ऊपर होती है क्रेन, तो ब्रेन से ऊपर याद रखना क्रेनियम, ठीक है। 4 हड्डी इस साइड, 4 हड्डी साइड, टोटल 8 हड्डियों का एक खोल होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। तो ये क्रेनियम वाला याद रखना। क्लेविकल क्या होती है? क्लेविकल अपने ये सबसे सुंदर हड्डी कहलाती है, अपने गले की ये जो हड्डी होती है इसे कहते हैं क्लेविकल। ये क्लेविकल है, ये क्रेनियम होती है, ये 14 हड्डियां फेशियल होती है, ठीक है। और इसके अलावा स्टर्नम, स्टर्नम होती है जहां पर ये वाली हड्डी, जहां पर अपने रिब्स 12 जोड़ी पसली आपस में जिस हिस्से से जुड़ती है उसे स्टर्नम कहते हैं। हालांकि कंकाल तंत्र वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है, क्रेनियम वाला आया हुआ प्रश्न है। छुई मुई की आप कुछ पेड़ पौधों से संबंधित समन्वय की बात करते हैं, क्योंकि जीवों में तंत्रिका तंत्र का कई बार प्रश्न मान लीजिए टॉपिक दे रखा है आपने, तो हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिए हुए चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। देखिए छुई मुई के पत्तियों को छूने पर वो मुड़ जाती है। अब ये एक प्रकार से ठीक वैसे ही प्रक्रिया है जैसे मान लीजिए हमें किसी ने छुआ और अचानक हमने रिस्पॉन्स दिया।
छूने पर रिस्पॉन्स देना एक प्रकार का क्या है, एक अनुक्रिया करना है, ना कि गति करना। गतियां तो क्या होती है कि जैसे पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो जमीन के नीचे की ओर, हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ऊपर का जो तने वाला पार्ट है वो प्रकाशानुवर्तन, वो है गतियों के प्रकार। लेकिन छूने पर अगर उस चीज का मुड़ रही है, पत्तियां मुड़ रही है, तो हम इसे कहेंगे पादपों में उद्दीपक। उद्दीपक कहते हैं स्टिमुलेट को। आपने उद्दीपक अनुक्रिया पढ़ा होगा खास करके साइकोलॉजी में, कि जैसे थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, मछली का टुकड़ा उद्दीपक का काम कर रहा था और उसको देखकर उसने जो मतलब क्रियाएं की, हाथ पैर बिल्ली ने हिलाई, जो बिल्ली पर जो उसने प्रयोग किया था जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने, ठीक वैसे ही जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था अपना। तो उद्दीपक का देखकर जिस प्रकार से अनुक्रियाएं करते हैं तो उसे हम कहते हैं उद्दीपकों को देखकर अनुक्रिया। ये मस्तिष्क का काम होता है, तो इसलिए हम कहेंगे छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुड़नी है, उद्दीपक को पाकर वो रिस्पॉन्स दिखा रही है अपना। पादपों में पर्रों व जड़ों में गतियां अभी बात कर रही थी। देखिए पर्रों और जड़ क्या है, हमारे जो ऊपर का पार्ट है, देखिए रूट और शूट की बात करते हैं। रूट यानी जो जड़ें हैं और शूट यानी जो पर्रो यानी ऊपर का पार्ट है, जड़ों से ऊपर का पार्ट, तना आ गई, पत्तियां, शाखाएं हैं, ये ऊपर की ओर देखिए गति, शूट्स वाला पार्ट ऊपर की गति करता है, रूट्स वाला पार्ट नीचे की गति करता है। नीचे की गति को हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ग्रेविटेशनल की ओर जाता है, और वो प्रकाशानुवर्तन लाइट की ओर जाता है। तो लाइट ट्रैकिंग और ग्रेविटी ट्रैकिंग, यानी हम कह सकते हैं पर्रो वाला पार्ट तो करता है प्रकाशानुवर्तन और जड़ वाला पार्ट करता है गुरुत्वानुवर्तन गति करता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा, ये कुछ हार्ड नहीं इतना। पराग नलिका का बीजांड थोड़ा सा ये बता देता हूं। देखिए वैसे पेड़ पौधों, इसमें पादपों में जननांग से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पुष्प, देखिए पेड़ पौधों के अंदर जो जननांग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो पुष्प पर पाए जाते हैं, उसके फ्लोर पर होते हैं। पुष्प की संरचना में अगर बात करें साथियों, बाहर की ओर जो पत्तियां होती है, ये बाहर की ओर जैसे मान लीजिए कलरफुल पत्तियां होती है, जिसे हम कहते हैं देखिए दल, ठीक है ना, दल के बाहर हरी पत्तियां होती है, उसे कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल हरे रंग की होती है मोस्टली, और ये दल जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। दल, दल के अंदर हम कहते हैं, फिर देखिए कुछ ऐसे तंतु से देखे होंगे आपने विशेष प्रकार के, ऐसे सिंपल सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो तंतु से आपने कई पादपों पर देखे होंगे, इन्हें हम कहते हैं पूमंग, ठीक है ना, पूमंग। और बीच का एक पार्ट होता है इस प्रकार से। अगर सिंपल सा पादपों में अगर सिंपल से डायग्राम की बात करें हम, तो फिलहाल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला पार्ट है जायांग, ये है पूमंग। पूमंग में ये हम कह सकते हैं पूमणु होते हैं, जिसमें हम कहते हैं छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। परागकण जब क्या होता है, परागकण किसी भी वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, हम कहते हैं परागण कहलाता है, ठीक है ना, परागण कहलाता है। और परागकण यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर जाके ये वाला पार्ट बीजांड वाला पार्ट है, यहाँ पर जाते हैं तो बीज यहाँ पर बनता है, ठीक है। बीजांड से यहाँ पर क्या, यहाँ पर बीज बनता है, और साथ ही साथ निषेचन यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है परागण। ये वैसे आगे का पार्ट है, अभी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा जिन बच्चों की मैथ्स है उनके लिए। बायो वाले थोड़े समझ रहे होंगे इस चीज को। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, पराग नलिका ये वाला पार्ट ये पराग नलिका है, और बीजांड ये वाला पार्ट बीजांड है। तो साथियों ये वाली बात है कि यहाँ पर जो पराग नलिका और बीजांड की वृद्धि होती है, देखिए ये विशेष प्रकार के इसमें कुछ रसायन होते हैं, इसलिए रसायनों के कारण क्या होती है, पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि होने लगती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन प्रकार की गति। फिलहाल गतियों से संबंधित है ये एग्जाम, मतलब एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए प्रश्न बनाया इसका। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, ठीक है, जो सोचने विचारने बुद्धि का काम करता है। सेरेबेलम ऐच्छिक क्रियाओं का काम, मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का काम, पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम। सोचने विचारने व बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं, सेरेब्रम को कहते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। असत्य कथन की पहचान, मनुष्य का कान, देखिए कानों का काम सिर्फ सुनना ही नहीं होता, ठीक है ना, कानों में सुनने से संबंधित है और साथ में शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। सुनने के अलावा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है। और मनुष्य में एक मध्य कर्ण में 3 जोड़ी, मनुष्य के एक मध्य कर्ण में 3 जोड़ी नहीं होती, मनुष्य के एक मध्य कर्ण में, देखिए हमारा कान का ये पार्ट कहलाता है कर्ण पिल्ला बार का पार्ट, बीच का पार्ट होता है उसे मध्य कर्ण कहते हैं, जिसमें 3 हड्डियां होती है और हवा होती है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। 3 हड्डियां होती ना कि 3 जोड़ी। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी कर्ण अस्थियां पाई जाती है, लेकिन एक मध्य कर्ण में यानी एक कान में नहीं होती इतनी। ये असत्य कथन है। मध्य कर्ण में पाई जाने वाली स्टेपिज हड्डी, देखिए मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मिस वाली ट्रिक्स याद रख सकते हो, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सारी याद भी नहीं रखनी क्योंकि कंकाल तंत्र वाला टॉपिक है नहीं। ये स्टेपिज वाली हड्डी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी स्टेपिज, सबसे बड़ी या सबसे लंबी हम कह सकते हैं फीमर, जांघ की अस्थि सबसे लंबी होती है फीमर, ठीक है ना। बाकी पूरी हड्डियां याद रखने की आपको जरूरत नहीं है,
अगर टॉपिक होता तो मैं आगे कराने की कोशिश भी करूँगा, जैसे एलडीसी जैसे कोर्स में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इन पे भी। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में मध्य कर्ण में पाई जाती है। यूस्टेकियन नलिका कानों से ग्रसनिक वे खुलती है। बिल्कुल देखिए, आपने कई जैसे ऐसे खिलाड़ी देखे होंगे, सिगरेट पीते हैं, आंख नाक से और कान से तक के धुआं निकाल देते हैं। अब ऐसा मतलब मुंह से कान का क्या संबंध है? तो एक विशेष प्रकार की, देखिए हमारा ये वाला पार्ट मुख है, मुख के अंदर का पार्ट मुख गुहा, मुख गुहा के ऊपर का जो पार्ट है ना, मान लो अगर ये वाला पार्ट है, आगे का पार्ट होता है हार्ड प्लेट, पीछे का पार्ट होता है सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट के जस्ट पीछे एक झिल्ली सी लटकी हुई है जिसे हम यूवुला कहते हैं, पेलेटाई, विलियम पेलेटाई कहते हैं, विलियम पेलेटाई। उसके जस्ट पीछे की ओर ग्रसनी कहलाती है। पीछे की पार्ट, आगे की ग्रसनी मुख ग्रसनी और पीछे की पार्ट होती है नासा ग्रसनी। उस नासा ग्रसनी वाले पार्ट में एक नलिका होती है जो हमारे कान से जुड़ी हुई होती है, जो आकर मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी के पास खुलती है, उसे कहते हैं यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका। तो ये बिल्कुल कानों से लेकर ग्रसनिका बीच में खुलती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन है? सत्य है। ये कान में तीन जोड़ी, एक कान में तीन जोड़ी नहीं होती, एक कान में तीन हड्डियां ही होती है सिर्फ। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो साथियों, ऐसा प्रश्न पहले भी हमने बनाया था, 300 ग्राम वाला एक प्रश्न आया था हमारी किडनी से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा लगभग 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से लगभग 1400 ग्राम का अपना ब्रेन होता है। तो हम लगभग 1350 ग्राम कह सकते हैं एग्जाम मतलब बुक के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखना, 1350 ग्राम ब्रेन का होता है। मस्तिष्क गोलार्ध के कोर्टेक्स और मेडुला, देखिए जैसे हमने किडनी में बात की थी, किडनी के बाहर का पार्ट कोर्टेक्स और मध्य का पार्ट मेडुला था, ठीक वैसे ही ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन का ऊपर का पार्ट जिसमें हम सलक्स गायरी ये इसकी बातें कर रहे थे, ऊपर का पार्ट आपको देखें, आप बहुत सारी तंत्रिकाओं का जाल सा होने का ऊपर का पार्ट आपको धूसर नजर आएगा, धूसर मतलब ग्रे कलर का। लेकिन अंदर का जो ब्रेन का अंदर का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट आपको व्हाइट नजर आएगा, यानी अंदर का पार्ट श्वेत और बाहर का पार्ट धूसर। हालांकि एक बात याद रखना, स्पाइनल कोड आगे चलकर जब हम बात करते हैं स्पाइनल कोड की, मतलब यहां से स्पाइनल कोड जाती है, स्पाइनल कोड में जस्ट उल्टा सिस्टम है इसका, बाहर का पार्ट होता है व्हाइट, अंदर का पार्ट जो होता है वो होता है ग्रे। जबकि ब्रेन वाले पार्ट में अगर बात करें, यहां पर प्रश्न मस्तिष्क का पूछा, मस्तिष्क जो गोलार्ध होता है उसके बाहर का पार्ट कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो तो कहलाता है कैसा? ग्रे कलर का, और मेडुला पार्ट होता है व्हाइट कलर का। तो याद रखना, बाहर वाला पार्ट है कैसा? ग्रे। ठीक है, ये कलर वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, कलर और कलरलेस। हाँ, ये वाला दो ऑप्शन दे रखे, पहले वाला ग्रे और फिर है दूसरा, ये सही होगा। और मेरुरज्जु में पूछे तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र किसे कहते हैं? अभी मैंने कहा था आपसे, याद हो तो पढ़ाया, जब सारणी के साथ सूचनाएं आती है और जाती है तो इसका मेन नियंत्रण केंद्र का अपना कौन करता है? अपना थैलेमस वाला पार्ट करता है। थैलेमस का काम संवेदी प्रेरक तंत्रिकाओं को नियंत्रण करना और साथ ही साथ भूख, इसमें दर्द का, ठंडे का, गर्म का अनुभव थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निंद्रा, काम, क्रोध और टेम्परेचर, बीपी वगैरह। सेरेब्रम मस्तिष्क का मेन सबसे बड़ा भाग, सोचना, विचारना, बुद्धि का काम, मेमोरी यहीं पर होती है हमारी। कई बार याददाश्त चली जाती है चोट लगने पर, तो सेरेब्रम में चोट लगती है। सेरेबेलम का काम, शराबी व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है क्योंकि संतुलन नहीं बना पाता, संतुलन का काम सेरेबेलम का या सेरेबेलम का होता है। कौन सा कार्य अनुकंपी, टाइपिंग मिस्टेक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का नहीं है? अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अनुकंपी नाम आ जाए आपके सामने, कांपने कब लगते हैं? जब कोई डर लगता है। डर कब लगता है? जब कोई ऐसी चीज हमने देख ली तो हमारे शरीर में कैसा रिस्पॉन्स होगा? तो ऑप्शन से देखते हैं, चलिए। सबसे पहला ऑप्शन है हृदय गति का तेज होना। बिल्कुल, जब हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट, श्वसन दर, हमारी बीपी सब तेज हो जाती है, तो ये चीजें तेज हो जाती है। आंखों की पुतलियों का फैलना, फैलने का मतलब फैल जाएगी, हमारी आंखें बड़ी हो जाएगी, आंखों की पुतले फैल जाएगी, बिल्कुल डर लगेगा तो फैलेगी। लार और पाचक रसों में वृद्धि, ये गलत बात है। जब हमें डर लगता है तो लार ज्यादा स्रावित नहीं होती, मुंह सूख जाता है, कहते हैं ना गला सूख गया, आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे को इतना डर लगा। तो याद रखना, जब किसी चीज का अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब काम करता है तो ये पाचक रस और लार है ये कम स्रावित होती, ना कि ज्यादा। श्वास गति तेज हो जाती है, ये बात सही है। तो ये याद रखना, ये एक कथन गलत है। इसमें ट्रिक से थोड़ा सा चलोगे ना तो थोड़ा सा चीजें क्या होगा, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना सारा मैटर है उसमें। दो आप अगर 12वीं क्लास में देखोगे बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है, अनुकंपी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, परानुकंपी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपको इस प्रकार का एक तरीका बता दिया कि जिससे आप बिना ऑप्शन मतलब बिना उसको रटे भी आप पहचान सकते हो कि हाँ डर लगने पर ये कंडीशन हमारे शरीर के साथ होती है। साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन किस में पाए जाते हैं? ये एमटीएस में आया था प्रश्न, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। असत्य कथन की पहचान, तो साथियों देखिए कौन सा कथन असत्य है? न्यूरॉन में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल सत्य बात है।
न्यूरॉन कोशिकाएं हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, वैसे आरबीसी वगैरह में भी नहीं होता, लेकिन विशेष इसमें भी नहीं पाया जाता। न्यूरॉन कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, ये बात गलत है। ठीक वैसे ही सबसे बड़ी कोशिकाएं हमारी अंडाणु होती हैं, लेकिन सबसे लंबी कोशिकाएं कह सकते थे, लेकिन ये बड़ा वर्ड ये यहाँ पर गलत लिया गया है, बिग वर्ड नहीं आता, यहाँ पे लॉन्ग आता। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य का भाग सिनेप्स होता है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, यह ही गया। देखिए आपने अगर पावलोव वाला प्रयोग साइकोलॉजी में पढ़ा है, कुत्ते पर जिस प्रकार से उसने लार ग्रंथियों पर, वैसे देखिए पावलोव कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक प्रकार का वो बायोलॉजिस्ट ही हम कह सकते हैं, वो एक प्रकार का एक यहाँ पर ही मतलब साइंस से रिलेटेड है, वो बायो से रिलेटेड था। उसने कुत्ते की पेरोटाइड ग्रंथि पर प्रयोग किया था अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो, और उसका भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है उसका भी प्रयोग। उसमें तो थोड़ा सा अलग तरीके से बच्चों के मतलब व्यवहार पर करवा रखा, वो व्यवहारवादी बताकर उसको किस प्रकार से एक बच्चा व्यवहार करता है कुछ ऐसी चीज को लेकर। जैसे सपोज कीजिए कोई माँ है, एक रूम में आती है, बच्चे को उठाने से पहले रोज एक मतलब स्विच ऑन करती है, लाइट ऑन करती है, तो एक बार ऐसी प्रतिक्रिया होने लगती है कि बच्चा जैसे ही लाइट ऑन करते ही उठने लगता है माँ के बिना उठाई। ये दिखाता है कि उस लाइट का और उस बच्चे से डायरेक्ट संबंध बन चुका है, माँ का वहां तक पहुंचने वाले क्रिया के अकॉर्डिंग। तो ऐसी क्रियाएं प्रतिबंधित प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। यानी उसका संबंध किसी और के साथ, जो मतलब सपोज के जैसे उसने प्रयोग किया था कि कुत्ता था, एक घंटी थी और भोजन था। अब मान लीजिए घंटी, सबसे पहले उसने क्या किया कि पहले नॉर्मल आपको पता है भोजन को देखकर अगर भूखा है तो लार टपकती है, लेकिन उसने एक छोटा सा काम किया कि भोजन देने से कुछ समय पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, घंटी बजाई फिर भोजन दिया। अब हुआ क्या इससे कि घंटी जैसे ही बजती तो उसे पता चल गया कि हाँ अब तो मेरे सामने भोजन आएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजती तो भोजन को बिना देखे उसकी जब लार टपकनी सीधी इस घंटी के साथ संबंध बन गया। तो इसे हमने कहा था, यहां पर हम कहते हैं उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब उसको प्रतिबंधित प्रतिक्रिया अब हुई थी कंडीशनल रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलेट था, ठीक है ना, लेकिन ये कंडीशनल स्टिमुलेट था। अनकंडीशनल का मतलब यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी। भोजन को देख के तो वैसे भी लार टपकती है, लेकिन कंडीशन एक नई लगाई थी। कंडीशनल स्टिमुलेट क्या था, वो घंटी थी। अब सिर्फ भोजन को देखकर जो देखो अनकंडीशनल से जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही कहते हैं। बिना कोई कंडीशन के, बिना वाला कोई कंडीशन के नॉर्मल लार टपक रही थी, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलेट के साथ जब उसने कंडीशनल स्टिमुलेट दिया तब भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका रीजन ये है क्योंकि अभी भी भोजन साथ में था, भोजन के कारण थी, वो घंटी के कारण लार नहीं थी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलेट केवल घंटी के साथ जब लार टपकने लग जाए तो ऐसा रिस्पॉन्स कहलाता है कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये प्रतिबंधित प्रतिक्रिया यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स पर जो काम किया था वो पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग करके। कुत्ते की लार ग्रंथि थी, लार में भी पेरोटाइड ग्रंथि पर प्रयोग किया था उसने। इसके अलावा मेंडल को आप जानते हैं, आनुवांशिकी का जनक है ये। इसने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता के नियम, स्वतंत्र अप्यून का नियम और एक अपना और था, ठीक है, पृथक्करण का नियम। 3 मेंडल ने नियम दिए थे। डार्विन को आप जानते हो, इन दिनों काफी ज्यादा चर्चित है डार्विन भी, क्योंकि डार्विन ने जो बात कही थी, इसकी ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी इस प्रकार से बुक भी है। इसके अलावा डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जो किस प्रकार से जो हमारी उद्विकास हुआ है, इसने जिस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से पहले आपने जैसे नाम सुना होगा कि पहले जो जिराफ वगैरह होते थे, जिराफ की गर्दन छोटी यानी बकरी के जैसे होते थे, फिर धीरे धीरे अनुकूल पृथ्वी के होते गए। ठीक वैसे ही जैसे इंसान है वो पहले बंदरों से ही विकसित होकर बने, हालांकि इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात जो ये विवाद चल रहा है फिलहाल, डार्विन की जो थ्योरी है, जो इसकी जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको बुकों से हटाने का कारण ये नहीं है कि ये बात गलत मान रहे हैं इंडिया वाले। इसका रीजन ये है कि इंडिया वाले जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसको कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज पहले किसी चैप्टर में या कि पहले किसी क्लास में आ चुकी है उसको रिपीट बार बार ना करो। ये नहीं है कि आपने पहले 6th क्लास में भी डार्विन को पढ़ा दिया हो बच्चों को, आपने 9th क्लास में पढ़ा दिया और फिर 12th क्लास में बच्चा वही चीज पढ़ रहा है, तो उसके 3 बार आपने टाइम उसी एक ही चीज को पढ़ाने में दिया है। इसलिए सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करके जो चीजें पहले रिपीट मतलब जो चीजें बार बार आ रही है उसको हटाकर बड़ी क्लासों में देने का यहां पर प्रयास किया गया है, ना कि डार्विन की बात को गलत साबित करके उसको बुक से हटाने की कोशिश की है। तो ये वैसे करंट का मुद्दा है, ये डार्विन वाला आप थोड़ा सा देखोगे, नेट पर मिल जाएगा इसके बारे में। इयान विल्मुट कौन था? रोजलिन संस्था के यहां आपने अगर नाम सुना हो, डोली नामक एक बेड का सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया था। इयान विल्मुट रोजलिन संस्था से थे, इन्होंने सबसे पहले डोली नामक एक सबसे पहले आप एक बनाया था, क्लोन बनाया था। क्लोन का मतलब क्या होता है कि जीव के समान हूबहू
यानी उसका डीएनए, उसका फिंगरप्रिंट, उसकी आई स्कैन सबके सेम बिल्कुल फोटोकॉपी। अपने वंश के, अपने यानी पेरेंट्स एक ही जीव से नया जीव बनाना हम कहलाते हैं अलैंगिक जनन। क्लोन में भी आप ये कह सकते हैं कि एक जीव से हम कह सकते हैं उसकी लिंगिक कोशिका और एक से अलैंगिक कोशिका, कोई भी शरीर की एक अन्य इकाई कोशिका ली जाती है। उनको लैंगिक कोशिका का जो केंद्रक है वो इसकी कोशिका द्रव्य में, यानी हम कह सकते हैं इसकी तो हमने कोशिका ले ली, इसका केंद्रक ले लिया, इसमें फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा इसको विद्युत आवेगों से इसको जोड़ा और किसी एक दूसरी भेड़ के अंदर इस जो पहली अंडाणु कोशिका या जो भी कोशिका बनती है, यानी जो एक नई कोशिका बनी है जाइगोट रूप में मान सकते हैं, वो किसी के दूसरी भेड़ के गर्भ में उसको रोपित करके एक बच्चे का जन्म होता है जिसका केंद्रक था। अब आपको पता है केंद्रक में डीएनए, आरएनए, आनुवांशिक सूचना केंद्रक में होती है। जिसका केंद्रक यूज किया था उस कोशिका को मतलब बनाने में या उसको रोपित करने में, तो जिसका केंद्रक था वो जो बच्चा यानी जो भी भेड़ बनी थी वो सेम टू सेम अपनी माँ के उसके जैसी थी जैसा जिसका केंद्रक उसमें यूज लिया गया। तो वो सेम टू सेम फोटोकॉपी थी उसकी। अन्य दोनों भेड़ों के कोई गुण नहीं थे, जिसमें जन्म लिया उसमें भी उसके भी गुण नहीं थे और ना ही उसके गुण थे जिसकी केवल कोशिका वाला बाहर का पार्ट लिया गया, कोशिका द्रव्य वाला पार्ट। तो इस प्रकार यान विल्मोर का संबंध किससे है? अपने क्लोनिंग की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 48। वीडियो बड़ा हो सकता है साथियों, लेकिन जो इस वीडियो को पूरा देखता है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो ऐसे टॉपिकों में कहीं से भी प्रश्न आ जाए। ये केवल और केवल तंत्रिका तंत्र की बात नहीं है, जहां भी कोई नाम आ जाता है मैं पूरी कोशिश करता हूं। ऑप्शन भी मैं ही देता हूं, ये 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता हूं जहां आपको कंफ्यूजन हो और मैं वीडियो सॉल्यूशन में उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं, ताकि मेन एग्जाम में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो ईसीजी, अब आपने ईसीजी का नाम सुना होगा साथियों, आपने एक नाम सुना होगा ईसीजी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियो नाम कहीं भी आए तो ब्रेन की तरफ सीधा दिमाग जाता है, लेकिन ईईजी नहीं सुना होता तब तक हम ब्रेन ही उसका उत्तर हम करके आते हैं हृदय, जो कि गलत है। इसका ईईजी की जांच होती है, जबकि यकृत की नहीं। हम बात करते हैं यहां पर अपनी ई मस्तिष्क की, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की जांच होती है, ये जांच होती है अपने मस्तिष्क की। तो इसका संबंध ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, ईसीजी का संबंध हमारे हृदय से है, और डायलिसिस का संबंध हमारे किडनी से है। डायलिसिस का संबंध किडनी से है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है, ये प्रश्न आ गया हमारे मस्तिष्क से। लास्ट प्रश्न है आज का, जो सबसे पहले रखना चाहता था लेकिन लास्ट में रखा है ताकि थोड़ी सी बातें इससे संबंधित बता सकूं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में करते हैं? अब पूरा अध्ययन करने के बाद लास्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सारा अध्ययन हमने किया है, ये विज्ञान की कौन सी शाखा थी? विज्ञान की शाखाओं से कई प्रश्न आते हैं, तो यहां पर याद रखना। पहला नाम है एंडोक्राइनोलॉजी, दूसरा है कार्डियोलॉजी, ये बिल्कुल हृदय है तो ये तो नहीं हो सकता। न्यूरोलॉजी चलो हो सकता है। एंजियोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं, एंजियो हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो याद रखना रक्त परिसंचरण तंत्र का अंदर एंजियोलॉजी। मस्तिष्क का केवल तंत्रिका तंत्र का पूछे तो न्यूरोलॉजी, हृदय का पूछे तो कार्डियोलॉजी। फिर ये क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी। तो साथियों एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा अंतःस्रावी तंत्र होता है, तो उस केवल अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। हाँ, एक बात याद रखना, तंत्रिका तंत्र और अपना अंतःस्रावी तंत्र दोनों का साथ में अध्ययन करते हैं, तो एक बड़ी ब्रांच से इन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी जब दोनों नाम आपको साथ में दे दे तो उसमें हम तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन करते हैं और अंतःस्रावी तंत्र का भी अध्ययन करते हैं। तो आज हमने काफी अच्छे से अध्ययन करने की भी कोशिश की पूरे टॉपिक को। हर तरीके से मैंने आपको जिस तरीके से बेहतर हो सकता था, चाहे वो 3D क्लास के माध्यम से हो। हाँ, पूरा मैं मानता हूं कि पूरा 3D मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि समय ज्यादा लग जाता उसमें। हाँ, थ्योरी क्लासेस जब आएगी तो मैं आपको हर एक टॉपिक को, कोशिश यही रहेगी मनुष्य का सारा सिस्टम हो, अलग कोशिका का टॉपिक हो, 3D में चीजों को हम देखेंगे, फिर हम उसकी थ्योरी करेंगे और फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसी चीज बचेगी जो एग्जाम में पूछ ली जाए और हम उससे होकर गुजरे ना, उसको समझ के ना गुजरे, ना केवल सिर्फ लाइन गुजरी हो लेकिन वो चीजें हमारे ब्रेन में आ चुकी हो, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जा चुकी हो। इस प्रकार से हम पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को अच्छे से एग्जाम से आने से पहले हम एक अच्छे से सिलेबस को तैयार करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं साथियों कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले ही इतने सारे साथी इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, अपने साथियों को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपना समय खराब नहीं करना। देखिए, एक सच्चा दोस्त कभी भी ये नहीं देखता कि पोस्ट कम है, अगर मैं अपने साथ वाले को अगर सही सलाह दूंगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। मैं साथियों खुद भी, अगर आप जानते हैं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ। लास्ट समय भी मैंने हजारों स्टूडेंट, जो मेरे साथ लगभग 16-17 हज़ार स्टूडेंट जुड़े थे, उन सभी को मैंने वो कंटेंट देने की कोशिश की जहां से बाहर साइंस में कुछ ना बचे। और मैंने अपने लेवल पर मात्र 49 रुपीज में, आपको पता है, नोट्स दिए, 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज, जिसकी रेट और भी कम की।
250 रुपीज में मैंने साइंस, मैथ्स, जीके, ठीक है, उसके नोट्स भी, ये सारी चीजें, टेस्ट सीरीज और नोट्स सब कुछ मात्र 250 रुपए में लास्ट समय दिया था। बिना ये चीज दिमाग में लाए कि मेरा सिलेक्शन इससे हो जाए, रुकेगा या हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत घटिया सोच मानता हूं मैं तो, कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैं अपने नोट्स किसी को दे दूंगा या किसी को सही सलाह देने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी नीयत, आपके कर्म काफी कुछ डिपेंड करते हैं आपकी सिलेक्शन पर भी। एक अच्छी सोच आपका सिलेक्शन में काफी ज्यादा योगदान देती है। इसलिए ऊपर वाले पर भी थोड़ा सा ये सोच के जरूर चलना कि नहीं, किसी को अच्छा चीज, अगर हम अच्छा कंटेंट है किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल इससे आपका भी फायदा ही होगा, कहीं ना कहीं आपको भी वो दुआ ही देगा कि नहीं किसी अच्छा हमें प्लेटफॉर्म बताया है या अच्छा कंटेंट तक पहुंचाया है, कोशिश की है। तो साथियों मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप अपने साथियों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर वगैरह ये बनाकर ये पूरा स्टूडियो सेट करके ये अच्छे तरीके से आज ही शूट किया वीडियो को। इससे पहले जो भी वीडियो बन रही थी उसमें कभी लाइटिंग का इश्यू था, कभी वॉइस का इश्यू था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत एक एसी वगैरह थोड़ा बहुत खर्चा और भी है, थोड़ा सा बजट होने पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से पूरा स्टूडियो सेटअप करें। आप सभी के सपोर्ट की भी इसमें जरूरत पड़ेगी, तो अपने साथियों तक रिकमेंड जरूर करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा इस वीडियो को यूट्यूब पे भी पब्लिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको फायदा हो। और आने वाली सारी वीडियोज़ हमारे ऐप पर ही मिलेंगे आपको, तो ऐप पर, ईजी साइंस ऐप पर भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।